सो हाय एवरीवन। गेम चेंजर सीरीज का आज हम लेक्चर 8 करेंगे। 7 लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ज़रा थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है आपसे, कमेंट करके बताओ अभी तक आपके 7 लेक्चर्स कैसे लगे। क्या 7 लेक्चर अगर आप देख के आ रहे हो तो आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है कि नहीं। आप अपनी फीडबैक ज़रूर देना, क्योंकि इन लेक्चर्स के पीछे मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। पूरी कोशिश कर रहा हूँ कैसे भी करके आपका MTS 2025 में सिलेक्शन दिला पाऊँ। हमारी चैनल से जो पढ़ रहे हैं, जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, वो एग्ज़ाम रिलेटेड हो, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, वहाँ से आपके पेपर में सवाल आएँ, ये पूरी कोशिश जारी है। लेकिन आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लीज़ अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर करना। आपकी जो कंप्लीट गेम चेंजर सीरीज है उस पर कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलेगा। सारे ऐड्स हमने बंद कर दिए हैं। ठीक है, आपको कोई भी एक भी क्लास में ऐड देखने को नहीं मिलेगा। आपने रिक्वेस्ट किया था वाइट बैकग्राउंड का, हमने वाइट बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया। लास्ट वाले लेक्चर में जो बैकग्राउंड था उसमें क्वेश्चन वाला जो पोर्शन था वो ब्लैक था, लेकिन अभी पूरा कंप्लीटली आपको जो बैकग्राउंड देखने को मिलेगा वो इस तरह से देखने को मिलेगा, वाइट देखने को मिलेगा। मैं ट्राई करूँगा। आपको फ़ॉन्ट को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि भैया थोड़ा बड़ा लिखा करो। देखो, एक आदत होती है, अब आपको जैसे लिखने की आदत है वैसे ही आप लिखोगे। ठीक है, उसको चेंज होने में टाइम लगता है थोड़ा बड़ा। अब जैसे मैं शुरू से लिखता आया हूँ सेम वैसे ही आदत है, तो थोड़ा सा आप भी मैनेज कर लिया करो। ठीक है, तो थोड़ा सा आप मैनेज करोगे, थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा तो हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत आप करोगे, थोड़ी सी मेहनत मैं करूँगा तो हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। विद रेफरेंस टू द नौखई फेस्टिवल। नौखई फेस्टिवल के रेफरेंस में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। तो सब थोड़ा सा हम नौखई स्टेटमेंट, नौखई फेस्टिवल के बारे में ही पढ़ लेते हैं कि जो आपका नौखई फेस्टिवल होता है। नौकरी फेस्टिवल के बारे में मुझे सबसे पहले तो आप ये बताओ ये कहाँ का है। ठीक है, अभी स्टेटमेंट बेस्ड और डेप्थ में जाके सवाल पूछ रहा है, लेकिन आज से पहले TCS ऐसे ही पूछता था कि किस स्टेट का है। तो हो सकता है कि MTS में उतना टफ सवाल ना पूछे, आपसे स्टेट पूछा जाए तो आपको स्टेट तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए। देखो, नौ नौ मतलब होता है न्यू, न्यू का मतलब होता है यहाँ पर, और खाई, खाई का मतलब होता है फूड, राइस। तो मतलब जब न्यू फूड, नए नए राइस आते हैं, बेसिकली एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है उड़ीसा का। और एक न्यू राइस की ईटिंग को शुरुआत जब हो रही होती है, तो हार्वेस्ट के बाद जब नए राइस आते हैं वो बनते हैं, तब ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और न्यू राइस को बोला जाता है, ईटिंग ऑफ न्यू राइस को नवन्ना कभी पूछा जाए, अभी मैं बता दूंगा। ठीक है, ये कैसा फेस्टिवल है? उड़ीसा का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। और इट मार्क्स, किस चीज़ को ये मार्क करता है? इट मार्क्स द ईटिंग ऑफ न्यू राइस, द ईटिंग ऑफ सॉरी न्यू राइस। ठीक है, न्यू राइस। अब ईटिंग ऑफ न्यू राइस ना देखे कभी, अगर नवन्ना दे रखा हो तो इसी को हम नवन्ना बोलते हैं। ठीक है, जो उड़ीसा वाले लोग हैं जो नौकरी फेस्टिवल मनाते हैं उनको पता होगा। और ये कब होता है? उसका हार्वेस्ट होने के बाद, आफ्टर द हार्वेस्ट। तो एक तरह से ये कैसा फेस्टिवल है? हार्वेस्ट फेस्टिवल है। अगर कभी स्टेटमेंट बना के दे दे तो ये भी बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हार्वेस्ट फेस्टिवल, आफ्टर द हार्वेस्ट, ये बात आपको पता होना चाहिए। और देखो, ये गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। तो कभी पेपर में पूछ लिया जाए, वैसे तो पूछेगा नहीं, लेकिन ठीक है, फैक्ट है, पूछा जा सकता है जिस हिसाब से अभी सवाल बन रहे हैं। तो ये भी नोट डाउन करा ही देता हूँ। 1 डे आफ्टर गणेश चतुर्थी, 1 डे आफ्टर गणेश चतुर्थी, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें किस डायटी की पूजा होती है। तो इसमें डायटी ध्यान रखना कि किस भगवान की, किसकी पूजा होती है। तो यहाँ पर जो पूजा होती है समालेश्वरी माता की होती है, ध्यान रखना, समालेश्वरी की होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आपके पेपर में एग्जैक्टली स्टेटमेंट क्या दे रखे हैं। नौखई इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल, मतलब सही बात है। मेनली सेलिब्रेटेड इन वेस्टर्न उड़ीसा, तो ये भी सही बात है। ठीक है, अगर यहाँ पे डेप्थ में कभी पूछे तो ये वेस्टर्न उड़ीसा में मनाया जाता है, तो ये भी थोड़ा सा नोट डाउन करके लिख लो कि इसका मतलब हमारा पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ये जो नौखई फेस्टिवल है उड़ीसा के किस रीजन में मनाया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, वेस्टर्न रीजन में मनाया जाता है। ड्यूरिंग नौखई द न्यूली हार्वेस्टेड राइस
कॉल्ड नवन्ना इज फर्स्ट ऑफर्ड टू माँ समालेश्वरी। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, हम किसी देवी की पूजा कर रहे हैं, माता रानी की पूजा कर रहे हैं, तो पहले उन्हें भोग लगाएंगे, उसके बाद हम खाएंगे। ठीक है, तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नौखई सेलिब्रेटेड द बिगिनिंग द उड़िया न्यू ईयर। नौखई जो है वो सेलिब्रेट की जाती है उड़िया की न्यू ईयर। तो यहाँ पर ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर कौन कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? एक पहला स्टेटमेंट, एक दूसरा स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो देखो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन गलत है। एक ही ऑप्शन बचा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन ए। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर उड़ीसा के कुछ और फेस्टिवल्स के बारे में, तो देखो एक फेस्टिवल के बारे में तो आपको पता ही होगा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कौन सा है आप सभी को पता है? रथ यात्रा। ठीक है, अगर हम रथ यात्रा के बारे में बात करें तो रथ यात्रा कहाँ पर होती है? पुरी में होती है। ठीक है, उड़ीसा में। ये बात आपको पता होना चाहिए। इसमें कौन से डायटी हैं? ठीक है, किस भगवान की ये यात्रा होती है, कौन कौन इसमें पूजा होती है मेनली, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो भगवान जगन्नाथ मेन होते हैं। ठीक है, जगन्नाथ। और अगर हम बात करें और कौन कौन होते हैं इसमें, एक बाल भद्र होते हैं, बाल भद्र। ये स्टेटमेंट बना के दे सकता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक सुभद्रा होती हैं। ठीक है, तो ये मेन 3 डायटी होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इनकी जो रथ यात्रा है ये जगन्नाथ मंदिर से लेके गुंडीचा टेम्पल तक निकलती है। एक बड़ा रथ होता है, आप सभी ने फोटो देखे होंगे, जिसको मिलियंस ऑफ डिवोटी उसको खींचते हैं, पुल करते हैं। और एक तरह से ये जो दिखाता है सिंबल होता है इक्वलिटी का। मतलब जैसे बहुत पहले क्या होता है, या बहुत सारे रीजन्स में आज भी होता है कि आप भैया शेड्यूल कास्ट से हो तो आप मंदिर नहीं जा सकते हो, ये मंदिर, यहाँ मंदिर में नहीं आ सकते, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर ऐसा धर्म जाति कुछ नहीं देखा जाता, हर कोई उस रथ को खींचता है। तो एक सिंबल ऑफ इक्वलिटी है और वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजियस फेस्टिवल है भारत के अंदर। अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये जो रथ यात्रा है कहाँ से कहाँ तक निकलती है। अगर रथ यात्रा के बारे में अगर हम बात करते हैं, रथ यात्रा, तो आपकी जो रथ यात्रा निकाली जाती है जगन्नाथ टेम्पल से लेके, जगन्नाथ टेम्पल से लेकर ये आपकी रथ यात्रा निकाली जाती है गुंडीचा टेम्पल तक, गुंडीचा टेम्पल तक। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, एक रथ यात्रा के बारे में पता होना चाहिए। और दुर्गा पूजा भी आपकी उड़ीसा में होती है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। राजा परवा, एक यहाँ पे राजा परवा, ये सब मैं आपको पढ़ा दिया है ऑलरेडी वैसे। ठीक है, अगर हम राजा परवा की बात करते हैं तो ये भी आपका उड़ीसा में ही फेस्टिवल होता है। बेसिकली वुमेनहुड और फर्टिलिटी को सेलिब्रेट करते हैं उड़ीसा में। एक है बलि यात्रा, जैसे रथ यात्रा है वैसे यात्रा से ही याद रखना, बलि यात्रा ये भी कहाँ की है? उड़ीसा की है। बहुत बड़ा मेला लगता है। एक उड़ीसा में नदी है महानदी, तो महानदी के तट पर बहुत बड़ा मेला लगता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कभी अगर पूछे कि बलि यात्रा में कहाँ पर किस नदी के किनारे मेला लगता है। ठीक है, आगे बढ़ें इसी के साथ। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक सॉन्ग, इनमें से कौन सा फोक सॉन्ग है बिहार का, इज ट्रेडिशनली संग टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, जो बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। ठीक है, एक्सप्रेस जॉय एंड ब्लेसिंग्स इन द फैमिली, जो कि एक्सप्रेस करता है। ठीक है, बच्चे का बेसिकली आपको ये समझना है कि बिहार में जब बच्चा होता है, ठीक है, तो कौन सा फोक सॉन्ग है जो गाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना। सोहर, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूँ। देखो स्टैटिक जीके में मैंने आपको एक पोर्शन कराया है फोक सॉन्ग का। फोक सॉन्ग जरूर कर लेना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मैराथन कराया है, जो स्टैटिक जीके का 1 शॉट कराया है, उसमें फोक सॉन्ग आपको कराए हुए हैं। फोक सॉन्ग से सवाल बन रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा फोक सॉन्ग को डेप्थ में नहीं करा रहा हूँ। फोक सॉन्ग ऑलरेडी आपको कराया हुआ है। ठीक है, एक फोक सॉन्ग जैसे मैं आपको करा देता हूँ। इस फोक सॉन्ग का नाम है यहाँ पर दम कच। अगर हम दम कच फोक सॉन्ग के बारे में बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ का है, झारखंड का है।
ठीक है। और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, किस चीज़ को दिखाता है, तो ध्यान रखना सोशल यूनिटी। किस चीज़ को दिखाता है यहाँ पर, सोशल यूनिटी को दिखाता है। ठीक है, मैरिज रिचुअल्स जब होते हैं तब ये गाया जाता है, मैरिज रिचुअल्स। ठीक है, बस इतना ही आप ध्यान रखना। ठीक है, और ये किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो ये वुमेन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। बाद बाकी का जो आपको फोक सॉन्ग कराए गए हैं वन शॉट में स्टैटिक जीके में, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके नए बेंडर के अकॉर्डिंग, तो उनको ज़रूर कर लेना। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको इनमें से कंसिडर करना है स्टेटमेंट अबाउट हाई जंप। किसके बारे में कंसिडर करना है, हाई जंप के बारे में। इन हाई जंप द एथलीट टेक ऑफ फ्रॉम 1 फुट ओनली। ठीक है, जो जंप करता है वो एक ही पैर को नीचे रख के जंप करता है, ये दे रखा है। दूसरा है द क्रॉस बार यूज्ड इन हाई जंप इज सर्कुलर इन शेप। जो क्रॉस बार, जो एक रस्सी दी होगी, एक जैसे सपोज ये ग्राउंड है तो एक रस्सी लगाई जाएगी जिसको आपको छलांग लगाना है। ठीक है, तो वो सर्कुलर इन शेप की होती है जिसका डायमीटर लगभग 3 सेंटीमीटर होता है, तो ये आपसे पूछा गया है। तो देखो, अगर हम हाई जंप की बात करते हैं तो हाई जंप में जो हम टेक ऑफ करते हैं वो एक ही पैर से करते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और कभी ये लेंथ, ये जो रस्सी होती है, ठीक है, इसकी अगर कभी मिनिमम लेंथ पूछ ले कि इसकी मिनिमम लेंथ कितनी होगी क्रॉस बार की, ये जो मिनिमम लेंथ ऑफ क्रॉस बार, मिनिमम लेंथ ऑफ क्रॉस बार, तो ये 15 मीटर की मिनिमम लेंथ होती है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। और इसका जो यहाँ पे इन्होंने सेंटीमीटर दे रखा है तो ये बिल्कुल सही है। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको 30 mm भी दे सकता है, तो या तो 30 mm या 30 mm आपका 3 सेंटीमीटर होता है, तो ये दोनों सही है। और कहने का मतलब है यहाँ पर 3 अटैम्प्ट दिए जाते हैं, जो हाईएस्ट रहता है आपका, जो जिसमें आप बिल्कुल अच्छे से करते हो वो आपका वैलिड माना जाता है। तो मैक्सिमम अगर कभी आपसे अटैम्प्ट पूछ ले कि इसमें जो मैक्सिमम अटैम्प्ट होते हैं वो कितने होते हैं, तो आपके मैक्सिमम अटैम्प्ट 3 होते हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। आ गई बात समझ में। ठीक है, और बात बाकी का आपको ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे हाई जंप से याद आया, मुझे आपको एक जूडो का क्वेश्चन और इंक्लूड करना है, या तो हम शायद इसी में मैंने किया हुआ है। ठीक है, मुझे जूडो और पढ़ाना है, इसी लेक्चर में शायद किया हुआ है, अगर नहीं किया होगा तो मैं आपको कर दूंगा, क्योंकि जूडो से नेक्स्ट सीरीज में आ जाएगा हमारा जूडो का क्वेश्चन। शायद मैंने इसी में किया है, वो हम देख लेंगे, क्योंकि जूडो से भी काफ़ी सवाल बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं, क्योंकि जूडो मैंने आपको जो स्टैटिक जीके का वन शॉट कराया है जिसमें स्पोर्ट्स पढ़ाया उसमें नहीं पढ़ाया, और ये सीरीज ही हमारी उस चीज़ के लिए जहाँ से सवाल बन रहे हैं और जो हमने वन शॉट में नहीं किए हैं, तो वो चीज़ें हम इस सीरीज में कर रहे हैं। विद रेफरेंस टू द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के रेफरेंस में आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, कौन सा गलत है। तो देखो, अगर हम बात करते हैं विक्रम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के बारे में, तो सबसे पहले विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के बारे में ये ध्यान रखना कि इसका मेन काम क्या है। ठीक है, उधर, ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की अगर हम बात करते हैं, चलो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ ये कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो 1963 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, और ये ऐसे मानो कि इसरो का एक मेन सेंटर है। जो लॉन्च व्हीकल होते हैं, जिनको रॉकेट बोल सकते हो, जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करने के काम आते हैं, उनको डिजाइन करना, उनका डेवलपमेंट करना इसका मेन काम है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है इसरो लीड सेंटर, लीड मतलब मेन सेंटर फॉर डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉन्च व्हीकल, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो इसरोज मेन सेंटर या लीड सेंटर, कुछ भी लिख लो, मेन सेंटर फॉर द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉन्च व्हीकल, जो लॉन्च व्हीकल हैं उनकी डिजाइन और डेवलपमेंट करता है। ठीक है, ब्रैकेट में अगर रॉकेट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो।
ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ पर है, तो ये तिरुवनंतपुरम केरल में है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम केरल में है। तो ये स्टेटमेंट भी अपने नोट्स में लिख लेना, ये भी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। और ये जो विक्रम साराभाई से ही समझ में आ रहा है कि ये जो नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, फाउंडर ऑफ इसरो, जिनको हम फादर ऑफ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? फादर ऑफ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम। इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है उनके जनक भी इनको बोला जाता है। इसरो की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। तो ये बात भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर फंक्शन एज द मेन लॉन्च साइट फॉर इसरो मिशन। तो भाई देखो, लॉन्च साइट नहीं है, यहाँ से जो आपकी लॉन्च नहीं किए जाते हैं, रॉकेट लॉन्च नहीं किए जाते हैं। अगर लॉन्च साइट की बात करें ना, तो इसरो का जो मेन लॉन्च साइट है वो है सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये भी ध्यान रखना, कभी आपसे पूछा जाए कि कोई अगर रॉकेट से लॉन्च कोई मिशन लॉन्च की गई है, कोई सैटेलाइट लॉन्च की गई है, आपसे पूछा जाए कहाँ से लॉन्च की गई है और आपको नहीं पता है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जो सैटेलाइट लॉन्च होती हैं वो यहीं से होती हैं, सतीश धवन स्पेस सेंटर। और अगर हम इसकी बात करें तो ये श्रीहरिकोटा में है। ठीक है, तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। अब दूसरा स्टेटमेंट गलत है, मतलब ये गलत और ये गलत। हमारा स्टेटमेंट पहला और तीसरा दो ही सही होंगे यहाँ पे। ठीक है, इसी के साथ हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द सोलुंग फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। जो हमारे अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है सोलुंग फेस्टिवल, ठीक है, उसके बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है यहाँ पर और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो हम स्टेटमेंट पढ़ें उससे पहले थोड़ा सा सोलुंग फेस्टिवल के बारे में देख लेते हैं। सोलुंग फेस्टिवल, तो सोलुंग फेस्टिवल सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ये कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का है आपका? अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का है आपका सोलुंग फेस्टिवल, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है, यहाँ पर गुड हार्वेस्ट हो, प्रॉस्पेरिटी हो, प्रोटेक्शन हो, मतलब कि कोई बीमारी ना आए, रोग ना आए खेत में, उसके लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, प्रे फॉर अ गुड हार्वेस्ट, प्रे फॉर अ गुड हार्वेस्ट, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज। यहाँ पे कोई स्टेटमेंट में दिया है क्या? ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया है। ठीक है, वरना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि ये जो फेस्टिवल है ये क्यों मनाया जाता है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद जैसे कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है कि कौन सी ट्राइब है जो इसको मनाती है, तो आदि ट्राइब है। कौन सी ट्राइब है? आदि ट्राइब। आदि ट्राइब द्वारा ये मनाया जाता है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। अच्छा, इस फेस्टिवल पे ना पूरे गांव में एक राइस बियर बांटी जाती है, राइस की बियर बनती है, ट्रेडिशनल ड्रिंक बोला जाता है, ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सोलुंग, जिसको हम बोलते हैं अपोंग। तो कभी आपसे ये पूछा जाए कि जो अपोंग है वो किस फेस्टिवल पे बांटी जाती है, तो वो आपके सोलुंग फेस्टिवल पे। और ये क्या है? एक राइस बियर है। क्या है? ये पूरे गांव वालों के बीच में बांटी जाती है। ठीक है, सोलुंग फेस्टिवल पे, ये पता होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करें डाइटी, जो वर्शिप होते हैं, जिनकी पूजा की जाती है, डाइटी वर्शिप्ड, ठीक है, जिनकी पूजा होती है यहाँ पे, तो ध्यान रखना काइन किन नैने, हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ऊपर नीचे हो, बट ठीक है, ये एक तरह से इनको गॉडेस ऑफ क्रॉप एंड फर्टिलिटी बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर एक और थे, अजीब सा नाम था, डोइंग बोटे करके। ठीक है, डोइंग बोटे। तो ये दो डाइटी हैं जिनकी पूजा की जाती है, और कुछ लोकल स्पिरिट्स होते हैं जो नेचर से रिलेटेड होते हैं, उनकी पूजा की जाती है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है अरुणाचल प्रदेश का, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम
ठीक है, बस इतना ही पता होना चाहिए। बाद बाकी के जो अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल्स हैं वो मैं आपको पिछली गेम चेंजर सीरीज़ में अभी हम कर ही चुके हैं। कई बार हमारा अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल से क्वेश्चन आया तो वो मैं आपको करा चुका हूँ। अब देख लेते हैं। सोलुंग इज एन एग्रीकल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाई आदि ट्राइब, बिल्कुल सही बात है। ड्यूरिंग सोलुंग अ ट्रेडिशनल राइस बियर इज शेयर्ड टू प्रमोट सोशल बॉन्डिंग, तो ये भी बिल्कुल सही है। सोलुंग इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द तिब्बतन न्यू ईयर, तो ये गलत है। तिब्बतन न्यू ईयर जो मार्क करता है वो लोसर फेस्टिवल करता है। मैं आपको कई बार ये बात पढ़ा चुका हूँ, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा गलत है, मतलब ऑप्शन डी गलत, ऑप्शन सी गलत और ऑप्शन बी गलत। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। 1 और 2 हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, द कालाधन मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इज मेनली एम्ड एट इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी बिटवीन mainland इंडिया एंड विच इंडियन स्टेट, कि जो आपका कलादान है, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, उसका मेन एम है कि जो भारत है और जो आपकी किस इंडियन स्टेट के साथ कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिजोरम के साथ, कि जो इंडिया की कनेक्टिविटी है वो मिजोरम से करने के लिए, ठीक है, हमने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। अभी ये प्रोजेक्ट क्या है, ये प्रोजेक्ट कनेक्ट करेगा इंडिया को किससे, म्यांमार से। इंडिया, देखो पहले ये इंडिया और म्यांमार को कनेक्ट करेगा। चलो मैं पूरा बताता हूँ। देखो इंडिया में ये कहाँ से कनेक्ट करेगा, अगर हम मेनलैंड इंडिया की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कोलकाता से, ठीक है, कोलकाता पोर्ट से, कोलकाता पोर्ट, ठीक है, जो कि मेनलैंड इंडिया बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपका सी रूट है सिटवे पोर्ट के लिए। कहाँ के लिए, सिटवे पोर्ट के लिए, सिटवे पोर्ट। अब ये सिटवे पोर्ट कहाँ है, म्यांमार में है, ठीक है। अब ये सिटवे पोर्ट ये सी रूट हो गया। उसके बाद ये म्यांमार में एक रिवर है, उस रिवर रूट के थ्रू कहाँ पहुँचेंगे, पलेतबा। अब ये कहाँ पर है, ये भी म्यांमार में है, ठीक है। तो ये सी रूट, ये आपका रिवर रूट, और यहाँ से रोड जाएगा कहाँ के लिए, मिजोरम के लिए। और मिजोरम में कभी जगह का नाम पूछ लिया तो जोरिनपुरी के लिए, जोरिनपुरी। और ये कहाँ पर है, मिजोरम में है, और ये रोड है। तो देखो ये जो आपका कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, ये इनडायरेक्टली कोलकाता को, जो हमारा भारत मेनलैंड है, वो उसको मिजोरम से कनेक्ट करेगा। अब कैसे करेगा, पहले सितवे पोर्ट, फिर पलेतवा, फिर उसके बाद मिजोरम जाएगा रोड के थ्रू, ठीक है। अगर हमें कोई चीज़ पहुंचानी है तो हम इस तरह से पहुंचा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से हम जा सकते हैं, ठीक है। तो हमें जो हमारा चिकन नेक है उस पर हमारी डिपेंडेंसी को थोड़ा सा कम करेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर वाज द मेन सोर्स ऑफ इरीगेशन फॉर द एग्रीकल्चर इन चोला एम्पायर। जो आपका चोला एम्पायर है उसमें मेन सोर्स क्या था इरीगेशन का, कौन सी रिवर थी, ये आपको बतानी है। तो पहले थोड़ा सा हम चोला किंगडम के बारे में पढ़ लेते हैं। वैसे मैं आपको पढ़ा के आया हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें नई भी पढ़ा दूंगा कि जो न्यू है पेपर के नए पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि चोला किंगडम से मैंने काफ़ी सवाल देखे, 3-4 सवाल देखे हैं, तो आपके पेपर में भी पूछा जाए। अब देखो इसमें मैंने आपको ना जब हिस्ट्री पढ़ाई है तो 2 चोला पढ़ा है। एक अर्ली चोला पढ़ा है जिनको मैंने संगम पीरियड में मैंने जिक्र किया है। उसके बाद इम्पेरियल चोला पढ़ा है जिनका रूलिंग पीरियड लगभग 9th सेंचुरी CE यानी कि AD से लेकर 13th सेंचुरी AD तक जिनका टाइम पीरियड रहा है। तो संगम पीरियड से जितना मैंने अर्ली चोलाज के बारे में पढ़ाया है वो मोर देन इनफ है। थोड़ा सा इम्पेरियल चोलाज के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो वन शॉट में कराया है इम्पेरियल चोलाज के बारे में वो तो आपको पता करना ही है, ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा भी बता दूंगा तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम इनका रूलिंग टाइम देखते हैं तो 9th सेंचुरी CE से लेके लगभग आपको 13th सेंचुरी तक दिखेंगे। 13th सेंचुरी CE यानी 80, ठीक है। अगर फाउंडर की बात करें कि इम्पेरियल चोलाज के फाउंडर कौन है, तो इसके जो फाउंडर थे वो थे विजय लाया। कई बार पेपर में पूछा जाता है
विजय लाया। ठीक है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि फाउंडर कई बार पूछा जाता है। और अच्छा, इसमें ना एक एक टेम्पल है काफ़ी इम्पोर्टेंट, बृहदेश्वर, वैसे ये पढ़ा चुका हूँ, बृहदेश्वर टेम्पल। पता है ये टेम्पल किसने बनवाया था? तो ये राजा राजा वन ने बनवाया था। हाँ सही है, राजा राजा वन ने बनवाया था, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जो ये टेम्पल था ना, अगर इसका आर्किटेक्चर पूछा जाए या ओवरऑल चोला एम्पायर के जो टेम्पल्स का आर्किटेक्चर था वो ड्रेविडियन स्टाइल का था। कैसा था? ड्रेविडियन। अब टेम्पल आर्किटेक्चर तो पता है, और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। टेम्पल आर्किटेक्चर में पढ़ा के आया हूँ स्टैटिक जीके में, या तो वन शॉट में कराया होगा आपको, डेप्थ में नहीं कराया होगा तो स्टैटिक जीके में टेम्पल वाला जो लेक्चर कराया है वो देख लेना, यूट्यूब पे है, प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। टेम्पल आर्किटेक्चर से बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, ड्रेविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर से और आपका जो नॉर्दर्न इंडिया का है उससे, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम ड्रेविडियन की बात करते हैं, ठीक है, तो ड्रेविडियन ये चोला एम्पायर में जो टेम्पल बनाए गए थे वो आपके कैसे थे? ड्रेविडियन स्टाइल के थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ड्रेविडियन स्टाइल के थे। ठीक है, तो बृहदेश्वरा टेम्पल भी आपका कैसा था? ड्रेविडियन स्टाइल का ही है। उसके बाद ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और अगर हम बात करें चोला किंगडम की कैपिटल के बारे में, तो ये भी पता होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। थंजबुर, थंजबुर क्या है? आपकी कैपिटल है, थंजबुर इसकी कैपिटल है। और यहाँ पर बाद में गंगई कोंड चोलापुरम हो गई थी, तो अगर ये ना दिया हो तो ये होगा गंगई कोंड चोलापुरम, गंगईकोंडा चोलापुरम कैपिटल हो गई थी, तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं चोलाज के बारे में, तो ये फेमस थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट समझते हो ना, आज के टाइम में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर ही आप पंचायत और म्यूनिसिपलिटी पढ़ते हो पॉलिटी में। कहने का मतलब है निचले स्तर पर भी लोगों को हक होना चाहिए अपने डिसीजन लेने के लिए। तो ये विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने बहुत तगड़ा डेवलप किया था। तो अगर कभी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, फेमस फॉर फेमस फॉर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन लिखा जा सकता है, फेमस फॉर हाईली डेवलप्ड, ऐसे लिख लो, फेमस फॉर हाईली डेवलप्ड विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, ये बात आपको पता होना चाहिए। या ये दे सकता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये ना दे के ये दे सकता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए कौन फेमस थे, तो आपके इम्पेरियल चोलाज फेमस थे। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं आपको पता होना चाहिए, जैसे उर का मतलब होता है ब्लेज असेंबली। क्या होता है यहाँ पर? ब्लेज असेंबली होता है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें सभा, तो सभा ब्राह्मिन्स ब्लेज। और उसके बाद अगर हम बात करें नगरम, अगर हम नगरम की बात करते हैं तो मर्चेंट नेवी को बोला जाते थे। और ध्यान रखना चोलाज अपनी नेवी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। ठीक है, चोलाज कभी आपसे पूछा जाए कि कौन सा एम्पायर अपनी नेवी के लिए, एक स्ट्रॉन्ग नेवी थी इनके पास, बहुत ज़्यादा फेमस थे, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन थे? चोलाज थे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं और इनके बारे में, तो क्या कर सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर से आपका जैसे यहाँ पे सवाल भी इरिगेशन की बात हो रही है। अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर इनकी बैकबोन थी। क्या थी? एग्रीकल्चर इनकी बैकबोन थी, ये भी पता रखना। लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये थी कि इनकी जो जगह थी जहाँ पर ये रूल कर रहे थे, एक तो रॉकी लैंड थी, ठीक है, उसके बाद लेक ऑफ इरिगेशन वाटर था, इरिगेशन की भी दिक्कत आती थी, लेक ऑफ इरिगेशन वाटर था। ले दे के इनके पास एक ही मेन सोर्स था इरिगेशन का, जो कि था कावेरी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर? कावेरी यहाँ पे सही हो जाएगा। और इस इरिगेशन की जो प्रॉब्लम थी, इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे डैम्स, लेक्स वगैरह बनवाए यहाँ के रूलर्स ने। और उसमें से एक काफ़ी फेमस लेक है काला नई
वो सॉरी डैम है, मैंने डैम है, लेक बोलते, काला नई डैम। तो ये किस रिवर पर बनवाया था, ध्यान रखना, कावेरी रिवर पर बनवाया था, कावेरी रिवर पर। और किसने बनवाया था, तो कराई केला ने बनवाया था, कारी काला। ठीक है, तो इसने इसको कारी काला ने बनवाया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम बात करें इनके पास स्ट्रॉन्ग नवल फोर्स थी, वो आपको पता है। और एक और चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर, एक बार पेपर में आपके नए बेंडर ने ही पूछा था शायद, कि एक यहाँ पर इनके चोला डायनेस्टी के एक रूलर था, परंतका फर्स्ट, परंतका फर्स्ट, इसको डिफीट किया था। ध्यान रखना किसने किया था, ये पता होना चाहिए, डिफीटेड बाय कृष्णा थर्ड। अब कृष्णा थर्ड के बारे में मैं आपको पढ़ा के आया हूँ। कृष्णा थर्ड वन ऑफ द पावरफुल रूलर था, किस डायनेस्टी के अंदर, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के अंदर, राष्ट्रकूट डायनेस्टी। और राष्ट्रकूट डायनेस्टी कब पढ़ते हैं, जब हम ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल पढ़ते हैं। बताओ कौन कौन से डायनेस्टी थी जिन्होंने ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल किया जिंदगी भर। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर आर्टिकल 258 आर्टिकल के तहत, जो हमारे भारतीय संविधान का है, हु इज़ एम्पावर टू इंट्रस्ट यूनियन फंक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 258 के अंतर्गत संघ के कार्यों को राज्यों को सौंपने की शक्ति किसके पास है। कहने का मतलब है, सपोज सेंटर कोई कानून लाता है, सेंटर कुछ चीज़ लेके आता है ना, तो वो यहाँ पर ये बोल दे आर्टिकल 258 के अंदर कि भैया ये सेंटर का काम है, लेकिन ये स्टेट भी करेगी। जैसे सपोज कोई वेरिफिकेशन होना है, सपोज पुलिस वेरिफिकेशन होना है वो सेंटर का काम, लेकिन वहाँ पर काम कौन कर रहा है। अब हर स्टेट में सेंटर की पुलिस, सेंटर के पास तो पुलिस नहीं है, करेगी तो स्टेट पुलिस ही। तो ये काम यूनियन का काम स्टेट को दिया जा सकता है, और ये कौन देता है, तो ये देता है आपका प्रेसिडेंट, सॉरी राष्ट्रपति देगा यहाँ पे। और किस आर्टिकल के तहत देगा, 258 आर्टिकल के तहत देगा। अब देखो थोड़ा सा जब एनालिसिस कर रहा हूँ तो काफ़ी क्वेश्चन मैं ऑलरेडी भी करा चुका हूँ, और एक चीज़ देखा है कि आपने भी देखा होगा कि पॉलिटी के पार्ट जो आपका 11 है ना, वहाँ से काफ़ी सवाल बन रहा है, जो यूनियन और स्टेट के बीच में जो रिलेशन होते हैं उनको दर्शाता है, वो सारे आर्टिकल यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, तो थोड़ा पार्ट 11 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मैं एक साथ आपको करा देता हूँ। वैसे तो कुछ आर्टिकल ऑलरेडी करा चुका हूँ, लेकिन यहाँ से काफ़ी सवाल बन रहे हैं, तो जिन और नए आर्टिकल से भी सवाल बन सकते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, इन्हें याद कर लेना। ठीक है, पार्ट 11 क्या कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये रिलेशन दिखाता है, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। स्टेट और यूनियन के बीच में रिलेशन दिखाने का काम कौन करता है, पार्ट 11 करता है। और ये आर्टिकल 245 से लेके 263 तक आपका आता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम आर्टिकल पढ़ लेते हैं, 245 से शुरू कर लेते हैं। चलो, आर्टिकल 245 क्या कहता है ये हम देखते हैं। तो आर्टिकल 245 ना दो इम्पोर्टेंट चीज़ें सिखाता है हमें, दो इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बताता है। सबसे पहले तो क्या कहता है कि भाई जो आपका पार्लियामेंट है ना, जो आपका संसद है, जो आपका पार्लियामेंट है, वो कोई भी कानून बना सकता है। ठीक है, कोई भी कानून बना सकता है। कोई भी कानून का मतलब है, सॉरी, कोई भी कानून नहीं बना सकता, मतलब ओवरऑल भारत के लिए कानून बना सकता है, या भारत के किसी पार्ट के लिए कानून बना सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है आपका पार्लियामेंट पूरे देश के लिए कानून बना सकता है, या कुछ ही स्पेसिफिक रीजन के लिए, सपोज नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है उनके लिए कोई कानून बनाना है, किसी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए कानून बनाना है, तो उसके लिए कानून बना सकता है हमारा पार्लियामेंट। लेकिन जो आपकी स्टेट लेजिस्लेचर होगी, जो आपकी स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में आपको मेरे भाई ये याद रखना है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाएगी वो सिर्फ अपने राज्य के लिए बनाएगी। किसके लिए बनाएगी, सिर्फ अपने राज्य के लिए बनाएगी। आप इसे अगर लिखना चाहो अपने नोट्स में, तो आप इस ऐसे लिख सकते हो कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर होल
और एनी पार्ट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट आपकी पूरी देश के लिए या किसी देश के किसी भाग के लिए कानून बना सकती है, लेकिन जो स्टेट लेजिस्लेचर होगी वो सिर्फ अपने राज्य के लिए ही बनाएगी। स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज फॉर द पर्टिकुलर स्टेट। अपनी स्टेट के लिए ही कानून बनाएगी, पर्टिकुलर स्टेट ओनली। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 245 कहता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जिक्र करते हैं कौन से आर्टिकल के बारे में? आर्टिकल 246। तो आर्टिकल 246 आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ये बताता है जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं जिस पर कानून बनाए जाएंगे उनको हमने 3 कैटेगरी में बांटे हुए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये गेम चेंजर सीरीज में बहुत अच्छे से करा चुका हूँ, तो इसे शॉर्ट में बस लिखवा देता हूँ कि सब्जेक्ट जो हमारे किससे मैटर्स करेंगे, सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ लॉ। अब इनको 3 हमने कैटेगरी में बांटा हुआ है। एक यूनियन लिस्ट जिस पे यूनियन कानून बनाएगी, पार्लियामेंट कानून बनाएगा। एक स्टेट लिस्ट जिस पर राज्य कानून बनाएगा, और एक हमारी कॉन्करेंट लिस्ट जिस पे दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर सेंटर कानून बनाता है तो सेंटर का कानून, और अगर स्टेट का कानून में कॉन्फ्लिक्ट होती है तो जो सेंटर का कानून होगा पार्लियामेंट का वो प्रिवेल करेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? आई होप आ गई होगी। उसके बाद एक और हम 246 का ए देख लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 246 ए। अगर मैं आर्टिकल 246 ए के बारे में बात करता हूँ तो इसमें स्पेशल प्रोविज़न दे रखे हैं कुछ जो कि किससे रिलेटेड है? जीएसटी से रिलेटेड है। तो आप ऐसे लिख लो, स्पेशल प्रोविज़न फॉर जीएसटी, स्पेशल प्रोविज़न फॉर जीएसटी। अब ये प्रोविज़न क्या है? ये ऐसे है कि जो आपका पार्लियामेंट है, स्टेट है, दोनों ही जीएसटी पे कानून बना सकती हैं। लेकिन फिर वही बात है, अगर यहाँ पर देखो ऐसे लिख लो कि यहाँ पर पार्लियामेंट भी, बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ये दोनों कानून बना सकती हैं, बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लो, कैन मेक लॉज ऑन जीएसटी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर यहाँ पर इंटर स्टेट जीएसटी की बात हो, इंटर स्टेट जीएसटी की मतलब समझते हो? जहाँ पर जो व्यापार हो रहा है, जो बिजनेस हो रहा है, एक से ज़्यादा स्टेट के बीच में हो रहा है। ठीक है, कोई इंसान है वो अपना प्रोडक्ट अलग अलग स्टेट्स में बेच रहा है, एक से ज़्यादा स्टेट में बेच रहा है। ठीक है, तो जो उसके लिए जीएसटी प्रोविज़न होंगे, जो उस पर कानून बनाना होगा, उस कानून को कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। ये कौन से आर्टिकल में दे रखा है? आर्टिकल 246 ए में दे रखा है। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 248 में आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आर्टिकल 248 के बारे में बात करें तो इसमें रेजिड्यूरी पावर दे रखी है, रेजिड्यूरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन। रेजिड्यूरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखो आपकी 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है। अब कुछ ऐसा भी हो सकता है, ये लिस्ट बहुत पहले बनाई गई थी, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी पे कानून बनाना है जो इन तीनों लिस्ट में ही नहीं है, तो वो भैया पार्लियामेंट के पास पावर है, यूनियन के पास पावर है। जो सब्जेक्ट आपके किसी तीनों में से किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं है उस पर कानून कौन बनाएगा? तो आपका पार्लियामेंट कानून बनाएगा। ये कौन कहता है? आर्टिकल 248 कहता है। इसी से साफ जाहिर होता है कि हमारा स्ट्रॉन्ग क्या है, हमारा सेंटर क्या है? स्ट्रॉन्ग है। हमारा पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग बनाया गया है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। ठीक है, मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी आर्टिकल तक हमें पहुँचना है। 263 तक जितने भी आर्टिकल होंगे सारे इंपॉर्टेंट कर लेंगे क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं आर्टिकल, मैंने कौन सा करा दिया? 248 हो गया ना, तो थोड़ा सा 249 के बारे में देख लेते हैं। तो अगर हम आर्टिकल 249 के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल 249 ये कहता है कि पार्लियामेंट के हाथ में पावर होती है कि वो स्टेट लिस्ट में भी स्टेट लिस्ट के ऊपर भी वो क्या बना सकता है? कानून बना सकता है। जो स्टेट लिस्ट में अब कौन कानून बनाएगा?
आप बोलोगे भैया स्टेट लिस्ट में तो स्टेट बनाएगा, राज्य बनाएगा, लेकिन पार्लियामेंट की पावर है कि वो स्टेट लिस्ट पे भी कानून बना सकता है अगर वो बात नेशनल इंटरेस्ट की है। एक कोई ऐसा कानून है जो किसी स्टेट में आ रहा है जो पूरी सबको अफेक्ट कर सकता है और स्टेट्स को भी अफेक्ट कर सकता है, तो उस पर कौन कानून बनाएगा? आपका पार्लियामेंट बनाएगा। ठीक है, तो इसमें पार्लियामेंट की पावर के बारे में बात किया गया है। पार्लियामेंट पावर की बात की गई है, पार्लियामेंट पावर ऑन स्टेट लिस्ट। ठीक है, समझ में आया कि कब कब है पावर? नेशनल इंटरेस्ट की बात हो रही है। अगर कोई ऐसा कानून है कि अगर कोई स्टेट लेके आता है वो हर और राज्यों के लोगों को भी अफेक्ट करेगा, तो ऐसे 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 सब्जेक्ट पे कानून पार्लियामेंट बना सकता है, लॉ बना सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि राज्यसभा को ऐसे में करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। कभी अगर पेपर में डेप्थ में पूछ ले तो राज्यसभा को इस तरह से कानून बनाने के लिए स्टेट लिस्ट पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, और स्पेशल मेजोरिटी होती है 2/3 का बहुमत। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और वो कानून जो बनाएगी पार्लियामेंट वो 1 साल तक वैलिड होगा और इसे बाद में एक्सटेंड किया जा सकता है, एक्सटेंडेबल होता है। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। तो आर्टिकल 250 कौन सा है आपका? आर्टिकल 250। अगर हम आर्टिकल 250 की बात करते हैं तो आर्टिकल 250 कहता है कि पार्लियामेंट के पास में पावर होती है नेशनल इमरजेंसी के वक्त, कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो उस वक्त पावर, मतलब उस वक्त अगर जो स्टेट लिस्ट है उस पर भी जो लेजिस्लेट करेगा कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा। अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है आपके देश में, कहने का मतलब है फिर आपके स्टेट में अगर कोई कानून बनाना होगा, चाहे वो स्टेट लिस्ट में आता है चाहे किसी भी लिस्ट में आता है, उस पर पार्लियामेंट ही कानून बनाएगी, पार्लियामेंट के हाथ में पावर होती है। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो कि पार्लियामेंट पावर ऑन पार्लियामेंट पावर ऐसे लिखो, पार्लियामेंट पावर ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, पार्लियामेंट पावर ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट। ठीक है, जो आपको समझा रहा हूँ वो तो समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल 251 के बारे में, तो आर्टिकल 251 क्या कहता है? आर्टिकल 251 कहता है इनकंसिस्टेंसी ड्यूरिंग इमरजेंसी। इनकंसिस्टेंसी ड्यूरिंग इमरजेंसी। इनकंसिस्टेंसी ड्यूरिंग इमरजेंसी का मतलब क्या है? ठीक है, तो इनकंसिस्टेंसी ड्यूरिंग इमरजेंसी का मतलब है कि यूनियन का लॉ है, कोई स्टेट का लॉ है, इमरजेंसी के वक्त अगर किसी चीज़ पर, किसी सब्जेक्ट पर यूनियन लॉ और स्टेट लॉ कॉन्फ्लिक्ट करता है तो जो आपका यूनियन लॉ होगा वो प्रिवेल करेगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके देश में इमरजेंसी लगी हुई है, किसी सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट ने कानून निकाला, उस पर ऑलरेडी स्टेट का कानून लगा, स्टेट ने कानून बनाया हुआ है और दोनों के कानून अलग है, तो कौन सा कानून यहाँ पे मैंडेट होगा, कौन सा कानून यहाँ पे जरूर मतलब माना जाएगा, प्रिवेल करेगा? तो यूनियन का, जो पार्लियामेंट कानून बनाएगा। ठीक है, तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। आप लिख लो इसको, इनकंसिस्टेंसी ड्यूरिंग इमरजेंसी, इफ यूनियन and state law, if union and state law conflict during emergency, अगर यूनियन लॉ और स्टेट लॉ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं इमरजेंसी के वक्त तो कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा? तो आपको पता होना चाहिए यूनियन लॉ प्रिवेल करेगा। अब आपको देखो, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को आप रटने बैठ जाओ। अब आपको इतना चीज़ तो समझ में आ रहा है कि अगर आप प्रिवेल के लेके बात आएगी, अगर बात आएगी कॉन्फ्लिक्ट को लेके, अगर बात आएगी रेजिड्यूरी पावर्स क्या होती हैं, अगर बात आएगी इस चीज़ की कि कौन का लॉ ज़्यादा माना जाएगा, कानून ज़्यादा माना जाएगा, तो यूनियन पार्लियामेंट।
अब इतना तो आपके दिमाग में बैठ गया है, ठीक है। तो अगर कभी स्टेटमेंट बना के देगा तो आपको पता होना चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि आप रट के जाओ तभी, अब इतना आपको समझ होनी चाहिए। लेकिन ये आर्टिकल इस बार देखो, जिनसे फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ से बहुत सवाल पूछता था टीसीएस, और एडिक्यूटी बना के बैठा हुआ है कि भैया जहाँ से टीसीएस पेपर में सवाल पूछ रहा था वहाँ से हम नहीं पूछेंगे। तो वो नए पार्ट से, जहाँ से जिन पार्ट से छूटता नहीं था टीसीएस, उन पार्ट से सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 252 क्या कहता है? आर्टिकल 252 कहता है पावर व्हेन स्टेट रिक्वेस्ट, व्हेन स्टेट रिक्वेस्ट, इसका मतलब समझाता हूँ क्या है कि सपोज कोई स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है, उस स्टेट सब्जेक्ट पर दो या दो से ज़्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करती है पार्लियामेंट से कि भैया इस स्टेट के सब्जेक्ट पर आप कानून बनाओ, ठीक है। तो उस स्टेट सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट कानून बना सकता है। ये चीज़ किस आर्टिकल में दिया हुआ है? 252 में दिया हुआ है। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बताओ मुझे कब आया था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, आर्टिकल 254। अब आर्टिकल 254 क्या कहता है? अब आर्टिकल 254 शायद मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अब देखो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, आर्टिकल 251 254 में कंफ्यूज मत होना। 251 भी इनकन्सिस्टेंसी की बात करता है, 254 भी इनकन्सिस्टेंसी की बात करता है, लेकिन ये ड्यूरिंग इमरजेंसी करता है, ये ड्यूरिंग इमरजेंसी नहीं करता। तो ये भी वही बात करता है, इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन यूनियन एंड स्टेट लॉ, यूनियन एंड स्टेट लॉ, ठीक है। किसमें? आपका कॉन्करेंट लिस्ट की बात करता है। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये मैं आर्टिकल ऑलरेडी भी पढ़ा चुका हूँ आपको, कि कॉन्करेंट लिस्ट में जो यहाँ पे कानून बनाते हैं, स्टेट और आपका यूनियन दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों की लॉ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो किसका प्रिवेल होगा? आप बोलोगे भैया यूनियन का प्रिवेल होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना किसका लॉ प्रिवेल होगा, यहाँ भी यूनियन लॉ प्रिवेल होगा, यूनियन लॉ प्रिवेल, ठीक है। इफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लॉ, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। लेकिन एक एक्सेप्शन भी दिया हुआ है इसमें, एक्सेप्शन से सवाल पूछ सकता है। एक्सेप्शन ये है कि आपका स्टेट लॉ भी प्रिवेल कर सकता है, स्टेट लॉ भी यहाँ पर आपका क्या कर सकता है? प्रिवेल कर सकता है। किस केस में? अगर उसको एसेंट मिल चुका है। किससे एसेंट मिल चुका है? अगर प्रेसिडेंट से एसेंट मिल चुका है तो यहाँ पर स्टेट लॉ भी आपका प्रिवेल करेगा, और किसके ऊपर? यूनियन लॉ के ऊपर। तो ये एक्सेप्शन ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन मैंने आपको पहले नहीं बताया था, ये एक्सेप्शन भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे कितने हो गए? 254 हो गए ना, है ना। अभी हमें काफ़ी आगे जाना है, ठीक है। सारे आर्टिकल में इंपॉर्टेंट करा देता हूँ, फिर बार बार नहीं कराने की जरूरत पड़ेगी। आर्टिकल 256 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 256 कहता है ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट के बारे में। अब ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट का मतलब है यहाँ पर स्टेट को कंप्लाई करना ही पड़ेगा, जो आपका पार्लियामेंट लॉ बना रहा है, जो पार्लियामेंट आपका कानून बना रहा है, स्टेट मस्ट कंप्लाई किसके साथ? विद द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। आप लिखना चाहो तो ये स्टेटमेंट लिख सकते हो। ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट का मतलब है कि ये स्टेट की ड्यूटी बनती है कि अगर कोई कानून लेके आ रहा है पार्लियामेंट और वो पूरे देश में लागू किया जा रहा है तो स्टेट को भी वो मानना पड़ेगा, ठीक है। ये कहता है आर्टिकल 256। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 257 की, तो आर्टिकल 257 क्या कहता है? ये कहता है कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर स्टेट। यूनियन का कंट्रोल होगा स्टेट पर। इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब है यूनियन यहाँ पे डायरेक्शन दे सकता है राज्य को कि भैया तुम नेशनल हाईवे से रिलेटेड कोई चीज़ है, सपोज यूनियन का बन रहा है, तो उसमें डायरेक्शन दे सकता है कि इस तरह से नेशनल हाईवे बनाना है, रेलवे पे इस तरह से काम करना है। तो यहाँ पर यूनियन का कंट्रोल रखा गया है राज्य के ऊपर, वो उसको डायरेक्शन दे सकता है बहुत सारे मैटर्स में, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 258 के बारे में,
तो यहाँ पर हैं आपके यूनियन कैन, यही सवाल था ना। हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया, एक सेकेंड, ठीक है। हाँ, आर्टिकल किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, 258, हाँ आर्टिकल 258 ही था ना। तो आर्टिकल 258 क्या कहता है, आर्टिकल 258 कहता है यूनियन कैन इंट्रस्ट फंक्शंस टू स्टेट। इसका मतलब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो यूनियन है, बेसिकली प्रेसिडेंट कहेंगे, मतलब जो यूनियन के फंक्शन है उनके उन यूनियन फंक्शन को असाइन किया जा सकता है स्टेट को। जैसे सपोज पासपोर्ट वेरिफिकेशन हो गया, जो कि कौन करती है, स्टेट पुलिस करती है, या कोई और काम हो गया जो यूनियन का काम है लेकिन वो स्टेट को करना होगा। अब यहाँ पर यूनियन असाइन कर सकती है, ठीक है, अपने काम के लिए स्टेट को। और कौन करेगा ये असाइन, तो ये प्रेसिडेंट भाई साहब करेंगे, प्रेसिडेंट को बोलना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 258 ए भी आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या दे रखा है, इसमें स्टेट दे रखा है कि स्टेट कैन इंट्रस्ट फंक्शन टू यूनियन। अब यहाँ पर स्टेट के केस में कौन डायरेक्शन देगा, तो गवर्नर भाई साहब देंगे। कौन देंगे, तो गवर्नर देंगे। गवर्नर अगर कोई राज्य का काम है तो वो यूनियन को दे सकते हैं, उनको डायरेक्शन दे सकता है कि भैया हमारा ये काम करो, ठीक है। तो आर्टिकल 258 258 ए दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 259 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 260 देख लेते हैं। आर्टिकल 260 की बात करते हैं तो ये बात करता है ज्यूरिडिक्शन आउटसाइड इंडिया। तो देखो, ज्यूरिडिक्शन आउटसाइड इंडिया का मतलब ये है, ज्यूरिसडिक्शन लिख लो, ज्यूरिसडिक्शन आउटसाइड इंडिया। तो देखो, ज्यूरिसडिक्शन आउटसाइड इंडिया का मतलब क्या है यहाँ पर, कि अगर कोई फॉरेन टेरिटरी है, अगर उस पर ज्यूरिडिक्शन की बात आती है तो उस पर यूनियन करेगा, ना कि स्टेट करेगा, चाहे वो किसी भी स्टेट की बाउंड्री से लग रही है, ठीक है। तो ये बात होती है ज्यूरिसडिक्शन आउटसाइड इंडिया। तो इस पर ज्यूरिडिक्शन कौन करेगा, यूनियन करेगा विद द एग्रीमेंट, ठीक है। विद द एग्रीमेंट, थ्रू एग्रीमेंट, जैसे आप लिखना चाहो लिख सकते हो। 261 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 262 लिख लो, ठीक है। 262 बात करता है, ये मैं आपको करा भी चुका हूँ और पेपर में पूछा भी जा चुका है, इंटर वाटर डिस्प्यूट की बात करता है। इंटर वाटर डिस्प्यूट की बात करता है कौन, आपका आर्टिकल 268। अब इसके तहत मैं 262, इसके तहत मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट ट्रिब्यूनल क्रिएट करेगा, और इसमें जो वाटर डिस्प्यूट होता है बिटवीन द स्टेट्स, इसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता, ये भी मैं आपको बता के आया हुआ हूँ। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 263 की, तो आर्टिकल 263 बात करता है इंटर स्टेट काउंसिल की, तो ये भी ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इंटर स्टेट काउंसिल की बात करता है कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 263। ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि जो अच्छा इसे इंटर स्टेट काउंसिल बनाएगा कौन, तो ये भी पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट बनाएगा। कौन बनाएगा, प्रेसिडेंट बनाएगा, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। और इसके जो चेयरमैन होते हैं इंटर स्टेट काउंसिल के, तो ध्यान रखना पीएम साहब इसके चेयरमैन होते हैं, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आर्टिकल 258 यूनियन फंक्शन को सौंपा जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट को, कौन सौंपेगा, प्रेसिडेंट से सौंपेगा, आर्टिकल 258। और 258 ए की बात करेंगे तो यहाँ पर स्टेट का फंक्शन यूनियन को दिया जा सकता है, और कौन देगा, गवर्नर देगा, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एक आर्टिकल जो आपको कराया है प्लीज़ उसको याद कर लेना। एक एक्स्ट्रा आर्टिकल है, इस पार्ट का नहीं है लेकिन आपके पेपर में पूछा गया है, इसलिए मैं यहीं पे करा ही देता हूँ। आर्टिकल 286, ठीक है। आर्टिकल 286 किस बात की बात कर रहा है, तो ये रिस्ट्रिक्शन की बात करता है। केसेस में रिस्ट्रिक्शन होते हैं, वो केसेस लिख लो, पुट रिस्ट्रिक्शन या मेक रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ स्टेट टू impose tax on the sale or purchase of goods
गुड्स। अब कब कब यहाँ पर आपका रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, मतलब किस केसेस में जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो स्टेट की पावर होती है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, जहाँ पर वो इम्पोज टैक्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक तो अगर इंटर स्टेट सेल हो रही है, सपोज कोई वस्तु एक से ज़्यादा राज्यों के बीच में बेची जा रही है, तो उस केस में यूनियन इंटर स्टेट सेल, उसमें उस केस में यूनियन कानून बनाएगी, यूनियन इम्पोज करेगी, ना कि आपका कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। उसके बाद अगर कोई आउटसाइड, अगर कोई बंदा यूपी का दिल्ली में कोई सामान बेच रहा है, तो वो भी आउटसाइड टेरिटरी ऑफ स्टेट, तो उस पर भी यूनियन काम करेगी, यूनियन उस पर इम्पोज करेगी टैक्स को। या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सेल है, या आपकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सेल है, तो उस पर भी आपका कौन करेगा, यूनियन ही करेगी। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कम्बाला फेस्टिवल ट्रेडिशनली हेल्ड ऑन सिलसी पैडी फील्ड, मतलब जो आपके धान के खेत होते हैं ना, राइस के जो खेत होते हैं, उनमें से जब फसल कट जाती है, आपको पता है उसमें पानी होता है, तो वो उनकी जो मिट्टी होती है ना, वो मतलब बहुत गाढ़ी सी मिट्टी होती है। ठीक है, तो उसमें कम्बाला फेस्टिवल को बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है। तो किस रीजन से, भारत के किस रीजन से लोकेटेड है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो कम्बाला फेस्टिवल है वो कहाँ का है, कर्नाटका का है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब भैया उस जो सिलसी पैडी फील्ड होता है उसमें ऐसा कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, तो यहाँ भैंसों की दौड़ होती है, जो बफेलो होते हैं, मेल बफेलो रेस होती है। ठीक है, एक सेकेंड, बफेलो रेस होती है। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और कोस्टल कर्नाटका में होता है, जो कोस्टल रीजन होता है उस पर। ठीक है, अगर हम कुछ और फेस्टिवल की बात करें, अदर फेस्टिवल की जो कर्नाटका के ही हैं, ठीक है, वैसे तो मैं आपको करा चुका हूँ, जैसे एक है उगाड़ी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो कि न्यू ईयर फेस्टिवल भी है कर्नाटका का। और ना सिर्फ उगाड़ी न्यू ईयर फेस्टिवल कर्नाटका का है, आपका आंध्र प्रदेश का भी है, तेलंगाना का भी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें करगा फेस्टिवल, कौन सा है आपका, करगा फेस्टिवल। अगर हम करगा फेस्टिवल की बात करते हैं तो ये भी कहाँ का है, कर्नाटका है। उसके बाद हम्पी उत्सव, तो ये तो आपको पता ही होगा, हम्पी उत्सव। अब हम्पी से एक एम्पायर काफ़ी जुड़ा हुआ है, वो है विजयनगर एम्पायर, तो उसी के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है हम्पी उत्सव। कभी अगर आपसे पेपर में पूछा जाए तो ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा है, यक्षगंगा फेस्टिवल, या यक्षगान फेस्टिवल, गंगा नहीं सर, गान फेस्टिवल, यक्षगान फेस्टिवल, तो ये भी कहाँ का है आपका, कर्नाटका का है। ये बात आपको पता होना चाहिए। और देखो, एक आंध्र प्रदेश का, आंध्र आंध्र प्रदेश का एक यहाँ पर डांस है, बुरा कथा, बुरा बुरा कत्ता बुरा कथा। अगर हम बुरा कथा के बारे में बात करते हैं तो ये ध्यान रखना, ये तंबूरा के साथ किया जाता है, तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि परफॉर्म्ड विद तंबूरा। ठीक है, उसके बाद अगर जैसे घूमर बताओ, घूमर मैं आपको पढ़ा के आया हूँ, घूमर। अगर ये पूछा जाए कि घूमर डांस में होता है, जो वर्शिप किसकी होती है, पूजा किसकी की जाती है, तो ये सरस्वती माँ के लिए डेडिकेटेड होता है, सरस्वती माँ के लिए। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ रैंडम क्वेश्चन के जवाब दोगे। मुझे बताओ, ये सब मैंने आपको वन शॉट में कराया हुआ है, जो टेबल टेनिस होती है, अगर आपको नहीं पता तो लिख लेना। जो टेबल टेनिस का डायमीटर होता है वो कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 40 mm टेबल टेनिस का डायमीटर होता है। कितना होता है, अगर जो हमारा अर्थ है, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर, ऊपर एक मैंने आपको कार्बन लाइन के बारे में पढ़ाया था, लेकिन शायद मैंने ये नहीं पढ़ाया था कि ये कार्बन लाइन इंडिया से कितने डिस्टेंस जाने पे आती है, तो ये ध्यान रखना, अप्रॉक्स 100 किलोमीटर के बाद आपकी कार्बन लाइन आती है। ठीक है, जो आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो 100 किलोमीटर के अप्रॉक्स जाता है, जहाँ पर आपकी कार्बन लाइन आती है। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, द होजागिरी डांस नॉन फॉर वुमेन परफॉर्मर्स बैलेंसिंग अर्थन पोट बोटल्स एंड लैम्प विदाउट यूजिंग देयर हैंड्स,
इट ट्रेडिशनली परफॉर्म ड्यूरिंग विच टाइप ऑफ ओकेजन। झोझागिरी नृत्य जिसमें महिलाएं बिना हाथों के मटके, बोतलें और दीपक को संतुलित करती हैं, सामान्यतः किस अवसर पर किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये होजागिरी डांस है ये कहाँ का है। तो अगर हम होजागिरी की बात करते हैं तो ये जो हमारा होजागिरी डांस है ये त्रिपुरा का है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये वुमेन्स के द्वारा किया जाता है, ये बात पता होना चाहिए। और किस ट्राइब की वुमेन हैं जो इसको करती हैं, तो ये पता होना चाहिए आपको, रियंग ट्राइब है। रियंग, जिसको हम BRU भी अगर दिया हो तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ब्रू ट्राइब की महिला इस डांस को परफॉर्म करती हैं। इस डांस में जैसे कि दिया हुआ है, ठीक है, मटका रखकर सर पर, बोटल्स रखकर या लैंप रखकर उसको बैलेंस किया जाता है। ठीक है, और उसको बैलेंस करके डांस किया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर ये त्रिपुरा का है, ये पता होना चाहिए। ये जो परफॉर्म किया जाता है ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, तो हार्वेस्ट एंड प्रॉस्पेरिटी फेस्टिवल है, फसल एंड समृद्धि उत्सव है। तो ये आपको पता होना चाहिए, अच्छी फसल हो, अच्छी प्रॉस्पेरिटी जो होती है उसका ये त्यौहार है। तो हार्वेस्ट एंड प्रॉस्पेरिटी फेस्टिवल है आपका, होजागिरी त्रिपुरा का है। ठीक है, और आपको किससे इससे रिलेटेड पता होना चाहिए कि ये किससे एसोसिएटेड है, तो लक्ष्मी माँ से एसोसिएटेड है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, एसोसिएटेड विद वर्शिप ऑफ लक्ष्मी, वर्शिप ऑफ लक्ष्मी, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में इसका सही आंसर सी हो जाएगा, त्रिपुरा का है। ठीक है, बाद बाकी की जो एडिशनल डिटेल है वो आप ऐड ऑन कर लेना। अगर हम त्रिपुरा के और डांस की बात करें तो एक गारिया डांस याद रखना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपका गारिया डांस है वो कहाँ का है, त्रिपुरा का है। और इसे एक त्रिपुरा की काफ़ी बड़ी ट्राइब है, लार्जेस्ट ट्राइब आप बोल सकते हो, त्रिपुरी ट्राइब बोलते हैं जिसे हम, त्रिपुरी ट्राइब। इस ट्राइब के द्वारा ये आपका जो गारिया डांस है ये किया जाता है, जो कि लार्जेस्ट ट्राइब है आपकी त्रिपुरा की। और यहाँ पे एक गारिया डाइटी हैं जिनकी पूजा की जाती है। ठीक है, तो डाइटी याद रखना बहुत आसान है, आप आराम से यहाँ पे याद रख सकते हो। इनका मतलब होता है ये होते हैं प्रोटेक्टर ऑफ पीपल, लोगों के रक्षक। ठीक है, प्रोटेक्टर ऑफ पीपल के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये मैन और वुमेन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है कभी अगर आप पूछा जाए, और ड्रम के साथ और फ्लूट के साथ इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। और ड्रम ना देखे, कभी कभी खाम, एक लोकल नेम खाम होता है उसका, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि परफॉर्म्ड विद ड्रम, परफॉर्म्ड विद ड्रम, ड्रम मतलब खाम, एंड फ्लूट, एंड फ्लूट, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। और बेसिकली ये डांस कैसे किया जाता है, ये यहाँ पे बीच में डाइटी की जो तस्वीर होती है, जो उनकी मूर्ति होती है, उसको रख के सर्कुलर मूवमेंट किया जाता है। तो शायद इतना डेप्थ में ना पूछे, लेकिन ये जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें, एक डांस है लेवांग बुमानी डांस, लेवांग बुमानी डांस, ये भी कहाँ का है आपका, त्रिपुरा का है। यंग गर्ल्स के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है, परफॉर्म्ड बाय यंग गर्ल्स। किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, यंग गर्ल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। कभी अगर आपसे ट्राइब पूछे तो त्रिपुरी ट्राइब के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है, त्रिपुरी ट्राइब के द्वारा ही इसको परफॉर्म किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और बिजू के बारे में तो आपको पता है। ठीक है, एक बिहू है एक बिजू है, तो कंफ्यूज मत होना, जो बिहू है वो असम का है, और जो बिजू है वो कहाँ का है, वो आपका त्रिपुरा का है। और एक ट्राइब है चकमा ट्राइब, त्रिपुरा की चकमा ट्राइब, वो इस डांस को करती है। और ये बिजू डांस चकमा ट्राइब का न्यू ईयर, एक तरह से न्यू ईयर फेस्टिवल पे किया जाता है। तो ये मार्क्स ऐसे लिख लो, मार्क्स चकमा न्यू ईयर। ठीक है, तो जो चकमा ट्राइब है, ट्राइबल कम्युनिटी है, उसका न्यू ईयर पर ये अपने बिजू डांस को करते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। एक है आपका, अगर हम बात करें, हाई हक, हाई हाई हक, ये कहाँ का है? ये भी त्रिपुरा का है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये त्रिपुरा के कुछ डांस हैं, उनके बारे में कुछ डिटेल में है, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी डेप्थ में यहाँ से आपके सवाल बन रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो मैं आपको कह रहा था ना, क्योंकि जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो जूडो के बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, तो मेरे दिमाग में था कि मुझे जूडो का एक क्वेश्चन ऐड करना है, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको जूडो के बारे में समझा सकूँ। तो वो हमारा क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जूडो की बात करते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जूडो का जो ओरिजिन हुआ है वो कहाँ पे हुआ था, तो मेरे भाई जो जूडो का ओरिजिन हुआ है वो आपका जापान में हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये ओलंपिक में कब ऐड हुआ था आपका जो जूडो है, तो ओलंपिक में सिंस 1964 से, ठीक है, ये ऐड है। 1964 में ये खेलता हुआ, मतलब ये जूडो होता है ओलंपिक में, ये आपको पता होना चाहिए। जो जूडो का प्लेइंग एरिया होता है, जहाँ पर जूडो खेला जाता है, जो आपका प्लेइंग एरिया होता है, उसे हम टटामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टटामी। अब देखो जापानीज वर्ड है, आपको थोड़े से इधर उधर लग सकते हैं। ठीक है, इधर उधर लग सकते हैं मतलब अजीब लग सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि मैं उसका प्रोनाउंसिएशन गलत करूं। ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि प्रोनाउंसिएशन की अगर हम बात करते हैं, तो मैं इंग्लिश के भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, मतलब मेरा थोड़ा सा टंग में इशू है, जिसकी वजह से मैं सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता हूँ। तो थोड़ा सा कभी आपको फील हो तो भावनाओं पे जाना। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, फीलिंग को समझना, है ना, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो मैंने एक दो बार पहले भी बताई हुई है अपनी चीज़ें, कि जैसे बहुत सारी चीज़ों के मैं उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो ठीक नहीं ले पाता हूँ, जिसकी वजह, उसका बहुत बड़ा रीज़न है मेरा टंग का प्रॉब्लम है। ठीक है, बात बाकी का ठीक है, फालतू बात नहीं करते हम। थोड़ा सा टेक्निक के बारे में बात करते हैं कि जो टेक्निक यूज होती हैं इसमें, उन टेक्निक्स को क्या बोलते हैं। तो एक जैसे हमारी टेक्निक है, अच्छा आपने ये बताओ, क्योंकि मेरे जो 9th-10th स्कूलिंग हुई है उसमें जूडो था, क्या आपने अपने स्कूल में जूडो सीखा है? तो ये नागे बाजा, बाजा इस टेक्निक को बोलते थे थ्रोइंग। मतलब ये टेक्निक कौन सी होती थी? थ्रोइंग टेक्निक होती है, किसी को कैसे फेंकना है, जैसे अपोनेंट को बैक के बल फ्लैट करना है नीचे, जैसे आपने देखा होगा उसे अपने शोल्डर पर बिठा के नीचे फ्लैट करते हैं, उसका सर मतलब मुंह ऊपर की तरफ होता है, फ्लैट लिटाते हैं, तो उस टेक्निक को बोला जाता है नागे बाजा, थ्रोइंग टेक्निक होती है। एक ग्रैपलिंग टेक्निक होती है, जैसे कतामी बाजा बोला जाता है, कटामी बाजा। ठीक है, ये कौन सी टेक्निक होती है? ये होती है हमारी ग्रैपलिंग टेक्निक, ग्रैपलिंग टेक्निक। और देखो जब आप करंट अफेयर पढ़ो ना, तो जितने भी आपके इससे रिलेटेड होंगे चीज़ें, आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी इवेंट हैं वो अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ से काफ़ी सवाल आ रहे हैं, और अभी मैं बता दूंगा, हमने एक करंट अफेयर का वन शॉट ऑलरेडी कराया हुआ है मैंने। एडिशनल आपको, या तो मैं आपको करंट अफेयर करा दूंगा कुछ, क्योंकि बहुत पहले कराया था, 2-3 महीने कराया था, तो थोड़ा सा एडिशनल भी कराने की ज़रूरत है। ठीक है, या मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से कैसे पढ़ना है, तो वो सारी चीज़ें जो हमारा टेलीग्राम चैनल है या व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पे हम आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो वो वहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे ना स्कोरिंग सिस्टम के बारे में भी ध्यान रखना। एक होता है आपका स्कोरिंग सिस्टम, या ग्रैपलिंग टेक्निक बता देता हूँ मैं आपको, 3 तरह की होती हैं। ठीक है, इनको देख लेते हैं। एक होती है आपकी यहाँ पे ओसियो, ओसियो कॉमी बाजा करके होती है। ओसियो, एक सेकेंड, ओसीए कॉमी बाजा। ठीक है, इस टेक्निक की बात करते हैं, इसमें पिनिंग करते हैं, होल्ड डाउन करते हैं। ठीक है, ये पिनिंग टेक्निक होती है, पिनिंग, पिनिंग मतलब होल्ड डाउन करना। ठीक है, एक होती है आपकी सीमे बाजा, सीमे बाजा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये होती है चॉकिंग टेक्निक, चॉक करना, चॉकिंग टेक्निक। एक अगर हम बात करते हैं तो कन सेत्सु करके बोलेंगे इसे, कन सेत्सु। ठीक है, कन सेत्सु बाजा, ये होती है आपकी जॉइंट लॉक्स, जॉइंट लॉक्स। तो ये सब कैसी हैं आपकी
काटमे बाजा हैं, ग्रैपलिंग टेक्निक है, आपको पता होना चाहिए। तीसरा हम पढ़ लेते हैं किसके बारे में, ये टेक्निक हो गई। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं थोड़ा सा स्कोरिंग कैसे होती है, इसमें स्कोरिंग सिस्टम कैसा होता है। तो देखो दो चीज़ ध्यान रखना, एक होता है इपन, वन ही लिख लो, वन। वन क्या होता है, इपन होता है। इपन का मतलब होता है फुल पॉइंट। इपन का मतलब क्या होता है, आपका फुल पॉइंट होता है। मतलब इसमें अगर आप किसी को प्रॉपर अगर थ्रो करते हो उसके कमर के बल, बैक के बल, ठीक है, या आप 20 सेकंड तक पिन कर लेते हो, या अपोनेंट 20 सेकंड से पहले ही सबमिट कर देता है, तो आपका मैच इमीडिएटली एंड हो जाता है और आप जीत जाते हो। ठीक है, तो इसमें कंडीशंस होती हैं, जैसे कि या तो आपने परफेक्ट थ्रो, आपने बिल्कुल अच्छी तरह से फेंका, परफेक्ट थ्रो ऑन द बैक, बैक के बल, ठीक है, या आपका आपने 20 सेकंड पिन कर लिया उसे, 20 सेकंड पिन, या अपोनेंट ने सबमिट कर दिया, ठीक है, ओपोनेंट सबमिट, तो मतलब आपको फुल पॉइंट मिलेगा और आपका मैच वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। मैच एंड्स इमीडिएटली, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही ये होता है फुल पॉइंट। एक होता है हाफ पॉइंट। हाफ पॉइंट को हम बोलते हैं, यहाँ पे लिख लो चलो, हाफ पॉइंट को बोलते हैं बाजा अरी। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये होता है आपका हाफ पॉइंट। अब हाफ पॉइंट कैसे, कि सपोज आपने परफेक्टली उसे थ्रो नहीं किया, ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, लेस परफेक्टली थ्रो, लेस परफेक्टली थ्रो, आपने अच्छे से नहीं फेंका उसको, ठीक है, जो अपोनेंट है, या आपने 20 सेकंड तक होल्ड नहीं किया, 20 सेकंड तक पिन नहीं किया, आपने 10 से लेकर 19 सेकंड तक ही अगर पिन किया तो तब भी आपको हाफ पॉइंट ही मिलेगा। ठीक है, और दो बाजा अरी इक्वल टू, अगर आपके दो हाफ पॉइंट है तो बराबर क्या होता है, वन इपन होता है, मतलब वन फुल पॉइंट होता है। तो ये बात भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गए आपका यहाँ पर कुछ इनके स्कोरिंग पॉइंट के बारे में, टेक्निक के बारे में। अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर मैच ड्यूरेशन के बारे में, ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। अगर हम बात करते हैं मैच ड्यूरेशन के बारे में, तो जो इसका मैच ड्यूरेशन होता है वो 4 मिनट का होता है, ये भी पता होना चाहिए। कुछ पेनल्टीज होती हैं, ठीक है, तो पेनल्टीज के बारे में भी अगर कभी सवाल पूछे आपसे तो पेनल्टीज भी आपको पता होनी चाहिए। अगर हम पेनल्टीज की बात करते हैं, एक पेनल्टी होती है सिडो। सिडो होती है एक माइनर पेनल्टी, ठीक है, माइनर पेनल्टी होती है। और अगर आपको 3 सिडो मिल जाएं, मतलब 3 माइनर पेनल्टी मिल जाएं, तो इसको बोलते हैं हैंसोको मेके। हैंसोकू मेके, ये क्या होती है, एक 3 सिडो मिलके एक मेजर पेनल्टी बन जाती है। मतलब 3 सिडो मिलके एक हैंसोको मेके बनता है, जो कि क्या है, एक मेजर पेनल्टी है। और मेजर पेनल्टी का मतलब है, अगर आपने 3 सिडो कर दी, 3 माइनर पेनल्टी कर दी, मतलब हैंसोको मेके कर दिया, तो जो आपका अपोनेंट है वो जीत जाएगा और मैच इमीडिएटली एंड हो जाएगा। ठीक है, मेजर पेनल्टी, मैच एंड अपोनेंट विंस, अपोनेंट विंस, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और बाद बाकी का इतना ही है ना। देख लेते हैं अभी आपके सवाल यहाँ पे किस चीज़ से पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्कोरिंग इन जूडो इज करेक्ट। ठीक है, 2 बाजा अरी स्कोर्स आर इक्वल टू 1 इपन, तो ये सही है। यूको इज़ द हाईएस्ट स्कोर इन जूडो, नहीं मेरे भाई, इपन होता है। और यूको पहले होता था, ये एक माइनर स्कोर होता है, और अभी तो जो ऑफिशियल जूडो रूल्स हैं उससे अबॉलिश कर दिया है, तो अभी तो ये होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये हट गया। अब मैच कंटिन्यू इवन आफ्टर इपन इज स्कोर, नहीं भाई, अगर इपन स्कोर हो गया तो मतलब जीत गए आप। आपने इपन स्कोर कर दिया मतलब आपका फुल पॉइंट हो गया, आप जीत गए, मैच खत्म हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। हैंसोको मेके रिजल्ट्स इन बॉर्निंग ओनली, बॉर्निंग नहीं, मतलब आपका अपोनेंट जीत जाएगा अगर आपको हैंसोको मेके मिल गया तो। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा।
तो ए स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आ गई आपको। ठीक है, अभी इसी के साथ मुझे एक बस मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो बाबर आया था, ऐसे मेरे दिमाग में सवाल घूमते रहते हैं। ठीक है, जो बाबर आया था इंडिया में, जब वो कॉन्कर करने इंडियन कैंपेन की तरफ आया था, तो सबसे पहले कौन सी जगह थी जो उसने कॉन्कर करी थी, वो बताओ नीचे कमेंट करके। चलो मैं बता देता हूँ फिर, क्योंकि मुझे याद नहीं रहा। तो भीरा करके एक जगह थी जो उसने कॉन्कर करी थी। ठीक है, अब ये मुझे याद क्यों आया, क्योंकि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द झोरा डांस, जो आपका झोरा डांस है, परफॉर्म्ड इन ग्रुप वेयर डांसर्स मूव टूगेदर, एक ग्रुप में किया जाता है जहाँ पर डांसर्स टूगेदर मूव करते हैं, साथ में मूव करते हैं, वाइल होल्डिंग ईच अदर। कभी ये पूछे क्या होल्ड करके साथ में ग्रुप डांस होता है, और ध्यान रखना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के डांस किया जाता है, आर्म्स को होल्ड करके डांस किया जाता है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इधर लिख देता हूँ। अगर हम बात करते हैं आपके झोरा डांस की, तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दो है कहाँ का, उसके बाद कोई और बात करेंगे। तो अगर झोरा डांस की बात करेंगे तो मेरे भाई ये असम का है, ये बात पता होना चाहिए। किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो कोई भेदभाव नहीं करता ये डांस, मैन हो या वुमेन, दोनों यहाँ पर इसको परफॉर्म कर सकती हैं, परफॉर्म्ड बाय मेन एंड वुमेन। और ये जो परफॉर्म होता है ग्रुप में ही होता है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। और एक दूसरे का हाथ पकड़ के, बाहों में बाहें डाल के, आर्म्स पकड़ के, यहाँ पर आर्म्स को होल्ड करके पार्टिसिपेंट्स ग्रुप डांस करते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे, पार्ट ऐसे लिख दो, पार्टिसिपेंट्स hold each other by the arms। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, अब ये एक दिखा रहा है ना कि बॉन्डिंग को दिखा रहा है, तो कभी ये दिखाए कि ये किस चीज़ को दिखाता है, तो यूनिटी एंड कम्युनिटी बॉन्डिंग को दिखाता है, यूनिटी एंड कम्युनिटी बॉन्डिंग को दिखाता है कि हम साथ साथ हैं, कम्युनिटी बॉन्डिंग को दिखाता है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है कहाँ का झोरा डांस आप सभी को पता है, असम का है, बता दिया है क्योंकि, और ऐसा अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा इसमें। ठीक है, इतना ही काफ़ी है इसके बारे में जानना। ठीक है, आगे बढ़ें क्या, कुछ एक चीज़ और बतानी थी शायद। ठीक है, मुझे याद आएगा तो यार बताऊंगा। ठीक है, बाद बाकी का असम के और डांस की बात करें तो देखो, जैसे बिहू फेस्टिवल भी होता है असम में, बिहू डांस भी होता है, और बिहू फेस्टिवल पर ही जो डांस किया जाता है उसी को बिहू डांस कहते हैं, सिंपल सी बात है। एक बटरफ्लाई डांस होता है असम का, लेकिन उसे बटरफ्लाई डांस तो हम बोल देते हैं, उसका लोकल नेम क्या है ये बताओ, तो उसे बोलते हैं बगुरुम्बा डांस, कभी पूछा जाए, और जो सिर्फ वुमेन्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बगुरुम्बा डांस, जिसको हम क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई डांस भी बोलते हैं, बटरफ्लाई डांस भी जिसको बोला जाता है। किस ट्राइब के द्वारा किया जाता है, तो बोडो ट्राइब के द्वारा किया जाता है, बोडो ट्राइब के द्वारा किया जाता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और इसको सिर्फ वुमेन्स करती हैं, इसको कौन करती हैं, सिर्फ वुमेन्स करती हैं, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम और डांस की बात करें, बिहू हो गया, बगुरुम्बा हो गया, झोरा हो गया, एक और लिखो, इधर देख लो, बगुरुम्बा, अली आई लिगांग, अली आई लिगैंग। अगर हम इस डांस की बात करते हैं तो ये डांस भी आपका असम का डांस है, और एक मिसिंग ट्राइब है, सॉरी मिसिंग ट्राइब है जो कि इस डांस को करती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ें इसी के साथ। अब देखो मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है जो कि इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, एक्स्ट्रा लिख के लिख लो, लेकिन इम्पोर्टेंट है। एक वर्ड होता है अदय, जो कि गुप्ता डायनेस्टी में यूज किया जाता है। तो अदय का मतलब क्या होता है, अदय का मतलब होता है जो चीज़ हमें सरेंडर करनी है, जिस चीज़ की हमको श्रद्धांजलि देनी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना,
इम्पोर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। अदय का मतलब क्या होता है, डेट, इस तरह से लिख दो, डेट विच इज टू बी सरेंडर्ड, इज टू बी सरेंडर्ड। एक तो बताना बहुत कुछ चाहते हैं, बट वही है कि एक तो लेक्चर लेते वक्त कुछ ऐसे 10 चीज़ सोची होती हैं कि ये पढ़ाना है, लेक्चर लेते वक्त 8 चीज़ें रह जाती हैं दिमाग में, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो डेप्थ में चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका क्वेश्चन इंक्लूड करना ज़रूरी नहीं है। सपोज मैं जैसे गुप्ता एम्पायर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, अब कोई 1-2 चीज़ें हैं जो मुझे एक्स्ट्रा बतानी है, अब उसके लिए मैं क्वेश्चन ऐड करना नहीं चाहता हूँ, तो दिमाग में सोचता हूँ कि यार ये चीज़ें मुझे करानी है, तो कुछ चीज़ें रह जाती हैं याद, कुछ चीज़ें निकल जाती हैं, ठीक है। लेकिन टेंशन मत लो, अगर कोई जैसे इंपॉर्टेंट होगा तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको करा ही देता हूँ, ठीक है। तो उसकी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी टेंशन लेने के लिए मैं हूँ, बस आप पढ़ लो और इस बार कैसे भी करके यार पेपर निकाल दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, ठीक है। इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, जो आपका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, अ कंट्री विद अ लोअर पावर इंडेक्स, एक कंट्री है जिसका सपोज लोअर है, 1 है या 2 है या 3 है, अगर लोअर पावर इंडेक्स है तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है। तो थोड़ा सा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम ये चीज़ें सारी चीज़ें समझ लेंगे, ठीक है। इसमें ऐसा क्या है जो हम नहीं समझ पाएंगे, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के बारे में समझते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के बारे में, तो ये एक एनुअल रैंकिंग है या एनुअल एक इंडेक्स है जो कि देशों की मिलिट्री स्ट्रेंथ को बताता है, ठीक है। तो ऐसे लिख लो, मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया भर में जितनी देश हैं, किस कंट्री मिलिट्री में आगे है पीछे है, वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। ये ध्यान रखना 60+ फैक्टर्स देखे जाते हैं इस इंडेक्स को निकालने के लिए, जिसमें आपकी लॉजिस्टिक और ज्योग्राफी भी इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। 60+ फैक्टर्स इंक्लूडिंग लॉजिस्टिक एंड ज्योग्राफी, इंक्लूडिंग लॉजिस्टिक एंड जियोग्राफी टू कैलकुलेट पावर इंडेक्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और अगर हम रैंक की बात करें तो 2024 की पूछे या 2025 की रैंक पूछे, अपने प्यारे भारत की रैंक 4th है। और अगर हम फर्स्ट पे देखें कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर कौन है, तो फर्स्ट पर नो डाउट यूएसए है, सेकंड पे नो फर्दर डाउट रसिया होना चाहिए, फिर चाइना है, चाइना के बाद हमारा 4th पर इंडिया है। कहने का मतलब है जिस देश की रैंक जितनी कम होगी उस देश की मिलिट्री पावर उतना ज़्यादा होगा। तो अगर किसी देश का यहाँ पर लोअर पावर इंडेक्स है, कहने का मतलब है कि उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ें, और कुछ हमें इसमें ज़्यादा नहीं समझना है, ठीक है। मैं बस 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके पानी पी के आता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप भी थोड़ा सा थक गए हो तो रेस्ट ले लो, 10 मिनट बाद क्लास को कंटिन्यू करना, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन 14 तक आ चुके थे हम। द सिसोदिया रूलर्स ऑफ मेवाड़, जो मेवाड़ के सिसोदिया रूलर्स हैं, आर बेस्ट नोन इन इंडियन हिस्ट्री, उनको इंडियन इतिहास में, भारतीय इतिहास में किसके लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं, अब इसके बारे में पढ़ें। थोड़ा सा सिसोदिया डायनेस्टी के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि वन शॉट में मैंने आपको सिसोदिया डायनेस्टी नहीं कराई है। देखो, अगर हम सिसोदिया डायनेस्टी की बात करते हैं, सिसोदिया डायनेस्टी की अगर हम बात करते हैं, तो एक राजपूत वंश है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, एक राजपूत रूलिंग वंश है जिसको इंग्लिश में हम क्लेन बोलते हैं, ठीक है, जो कि मेवाड़ वाला रीजन है जो आज के टाइम में राजस्थान में है, उस रीजन में यहाँ पर रूल कर रहे थे। खासकर 13, 14 और
खासकर जो 15वीं सेंचुरी में एकदम अच्छे से रूल किया है। और अगर इनकी कैपिटल की बात करें तो पहले चित्तौड़गढ़ थी, बाद में उदयपुर की गई। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कैपिटल की बात करता हूँ तो चित्तौड़गढ़ थी, बाद में क्या करी गई, उदयपुर लेटर। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जैसे आपने एक बैटल पार्ट सुना होगा, सिसोदिया डायनेस्टी के बारे में पढ़ा ना पढ़ा हो आपने, लेकिन बाबर के बारे में पढ़ा होगा। और बाबर का एक बैटल था जो कि कौन सा था, बैटल ऑफ खानवा। कहते हैं ना, बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया। ठीक है, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा और घर गया। तो इससे हम 4 बैटल याद कराए थे मैंने आपको। ठीक है, तो बैटल ऑफ खानवा कब हुआ था आपका, 1527 में हुआ था बैटल ऑफ खानवा। और ये किस किस के बीच में हुआ था, तो ये राणा सांगा जो कि सिसोदिया रूलर थे, ये पता होना चाहिए। और आपके इनका राणा सांगा का अगर कभी नाम पूछे कि इनका ओरिजिनल नाम क्या था, तो राणा संग्राम सिंह था। राणा संग्राम सिंह इनका नाम था। ये इनका नाम याद रखना, कभी पेपर में पूछ ले कि राणा सांगा ना दे के राणा संग्राम सिंह दिया हो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। और ये बाबर के बीच में हुआ था और बाबर इस बैटल को जीता था। ठीक है, बाबर ने 4 बैटल लड़े थे अपनी लाइफ के, भारत में बड़े, और वो चारों बैटल जीता था। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, और सिसोदिया वंश के बारे में और आपको क्या पता होना चाहिए, तो देखो इस वंश, इस सिसोदिया डायनेस्टी की बात करते हैं तो महाराणा प्रताप भी यहीं से थे। ठीक है, महाराणा प्रताप, अगर हम महाराणा प्रताप की बात करते हैं तो एक राजपूत ब्रेवरी का सिंबल है ना महाराणा प्रताप। और इनका एक बैटल हुआ था अकबर के साथ, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी। ठीक है, और ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 था, 76 में हुआ था। और किस किस के बीच में था, अकबर की तरफ से कौन था ये मुझे बताना आप, और आपके महाराणा प्रताप जी थे। ठीक है, इनके बीच में था। और ये इस पर अलग अलग थ्योरी हैं। ठीक है, तो कौन जीता कौन नहीं, तो अभी हम इसे अनडिसिजिव मानते हैं बैटल को, कि अनडिसिजिव रहा। ठीक है, और अगर हम बैटल ऑफ हल्दी घाटी की बात करें, और कहने का मतलब है कि चाहे वो महाराणा प्रताप हो, है ना, आपका पूरा सिसोदिया वंश के बारे में आप एक चीज़ समझ सकते हो कि इन्होंने कभी मुगलों के सामने उनकी सुप्रीमेसी को स्वीकार नहीं किया। हालांकि बाद में करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो अपना अलग रहे। ठीक है, लेकिन एक इनका जो यहाँ पे पूछा गया ना, किसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो इस चीज़ से नाम जाना जाता है कि रजिस्टेंस अगेंस्ट मुगल एक्सपेंशन, जो मुगल सुप्रीमेसी थी ना, उसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया। चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे सिसोदिया डायनेस्टी हो। धीरे धीरे बाद की अगर हम बात करते हैं तो उस चीज़ को थोड़ा सा एक्सेप्ट किया, लेकिन फिर भी अपना कहा कि भैया हम इस रीजन में रूल करते रहेंगे। ठीक है, तो रजिस्टेंस दिखाया इन्होंने मुगल एक्सपेंशन के लिए। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ें इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पावर इन 2025। मिनिस्ट्री ऑफ पावर में सेक्रेटरी किसको अपॉइंट किया गया है, तो पीके सिंह को किया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। देखो, मैंने आपको अपॉइंटमेंट जो करंट अफेयर का वन शॉट कराया है ना, उसमें मैंने आपको अपॉइंटमेंट कराए हुए हैं। अपॉइंटमेंट, एक सेकंड रुक जाओ, बस एक कॉल आ रहा है, फिर मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करता हूँ। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हम यहाँ पे बात कर रहे थे अपॉइंटमेंट की। अगर हम अपॉइंटमेंट की जो बात कर रहे थे, तो मैं ये बता रहा था आपको कि जो मैंने आपको वन शॉट में करंट अफेयर का कराया, उसमें जो अपॉइंटमेंट कराए ना, वो कर लेना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एडिशनल चीज़ें अगर कुछ अपॉइंटमेंट करने होंगे तो वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कुछ मैं अभी आपको यहाँ भी करा देता हूँ जो मैंने आपको वन शॉट में नहीं कराई, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आपसे सेक्रेटरी पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर आप देखो, एनर्जी, इन्वायरमेंट, इनसे रिलेटेड अगर कोई भी नया इंसान अपॉइंट हुआ है तो वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ ध्यान रखना। इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी स्कीम है, ठीक है, वो ध्यान रखना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ अपने दिमाग में रखो। सेक्रेटरी ऑफ
मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूवेबल एनर्जी। अगर हम इसके सेक्रेटरी की बात करते हैं तो ये थे संतोष कुमार, कौन है सॉरी, संतोष कुमार, ये इनका नाम यहाँ पे याद रखना। अभी आपके अगर CGI पूछा जाए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के कौन है, 53rd बने हैं, कौन बने हैं बताओ, सूर्यकांत। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि सेम ही है, मैंने शायद करंट अफेयर का जो वन शॉट कराया था उसमें भी आपको ये पढ़ाए थे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अगर चेयरमैन आपसे पूछा जाए तो जब भी मैंने आपको प्रकाश श्रीवास्तव याद कराए थे, अभी भी वही है, प्रकाश श्रीवास्तव। तो इनका नाम याद रखना, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA, देखो कैग अलग है और CGA अलग है, ठीक है। तो ये है TCA कल्याणी, 29th बनी है TCA कल्याणी, इनका नाम भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद अगर आपसे UPSC के चेयरमैन पूछे जाएं कि UPSC के चेयरमैन कौन है यहाँ पर, तो ये हैं आपके अजय कुमार। UPSC के चेयरमैन कौन है, अजय कुमार हैं, ठीक है। और अगर आपसे चेयरमैन पूछे जाएं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, N फॉर नेशनल, D फॉर डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अगर आपसे चेयरमैन पूछे जाएं तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट के चेयरमैन हैं यहाँ पर मीनेश साहा। कौन है यहाँ पर, मीनेश साहा, ये नाम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, नेशनल तो हो गया, ये तो चेयरमैन हो गए, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर पढ़ाने थे मुझे, हाँ, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। अगर नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के आपसे CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर पूछे जाएं तो वो हैं सुमित देव, ये भी बात आप पता रखना। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर इसरो के चेयरमैन, ठीक है, इसरो से बहुत सवाल पूछ रहा है, चेयरमैन से भी पूछ सकता है, मैं बता भी चुका हूँ वैसे, तो ये हैं डॉक्टर बी नारायणन, इनका नाम याद रखना। और अभी मैंने आपको वो पढ़ाया था ना, क्या पढ़ाया था, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, अगर उसके डायरेक्टर पूछे जाए, उनके डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अगर आपसे डायरेक्टर पूछे जाएं तो ध्यान रखना डॉक्टर ए राजन, इनका नाम है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, यहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ें। फिर एक वही कि एक्स्ट्रा में एक मेरे को बता दो, एक मैं आपको किताब का नाम पूछता हूँ कि स्लीपिंग ऑन जुपिटर किसके द्वारा लिखी गई है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये लिखा है अनुराधा रॉय ने, ये बात भी आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर द लोकू फेस्टिवल, जो लोकू फेस्टिवल है आपका सेलिब्रेटेड बाई नोक्टे ट्राइब। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो लोकू फेस्टिवल है वो किस ट्राइब के द्वारा किया जाता है। तो वो नोक्टे ट्राइब के द्वारा किया जाता है, ये पता होना चाहिए।
उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये आपका लोकू फेस्टिवल है ये कहाँ का है। तो लोकू फेस्टिवल की अगर हम बात करते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का है मेरे भाई? अरुणाचल प्रदेश का आपका लोकू फेस्टिवल है। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। और ये कैसा फेस्टिवल है, कब किया जाता है? तो ये हार्वेस्ट एंड न्यू ईयर फेस्टिवल है। कैसा फेस्टिवल है? हार्वेस्ट एंड न्यू ईयर फेस्टिवल है। ये बात भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस फेस्टिवल का एक मेन रिचुअल है जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेन रिचुअल जिसको हम बोलते हैं चम काटजा। चम काटजा, ठीक है। अगर हम चम काटजा की बारे में बात करते हैं तो इसमें बेसिकली एक आपका सेक्रेट प्लेस होती है जिसको चाटम बोलते हैं। वहाँ पर प्रेयर की जाती है, ठीक है। तो प्रेयर एट चाटम, ठीक है। सेक्रेट प्लेस को क्या बोलते हैं? चाटम बोलते हैं। और एक डांस किया जाता है इसी चमकाटजा जो मेन रिचुअल है इसी टाइम पर। और उसका नाम था क्या नाम था? चम बैंग बोंग करके था। एक सेकेंड, चैम बैंग बोंग डांस किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और गन फायर किया जाता है चीफ हाउस की, जो चीफ का हाउस होता है वहाँ पर। तो गन फायर एट द चीफ हाउस। तो ये बात भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। बात बाकी के अरुणाचल प्रदेश के जो आपके डांस फेस्टिवल्स हैं वो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इसका आंसर हार्वेस्ट एंड न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 100 वाट इलेक्ट्रिक फैन इज यूज फॉर 6 आवर्स। एक 100 वाट का क्या है, वल्व है, फैन है जो कि डेली 6 आवर्स यूज किया जाता है। तो वो पूछ रहा है कि 20 दिन में कितनी एनर्जी लगेगी, 20 डेज में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, ठीक है। और किलोवाट आवर में बताना है। तो अगर हम एनर्जी कंजम्पशन की बात करते हैं ना, एनर्जी, ये जब मैं आपको फिजिक्स का 1 शॉट करा रहा था तब भी मैंने एनर्जी कंजम्पशन पर न्यूमेरिकल कराया था और आपके पेपर में भी देखो पूछा गया है। एनर्जी कंजम्पशन की बात करते हैं तो ये होता है हमारा पावर इनटू टाइम। तो देखो पावर हम ये वॉट में दे रखी है और ये मेरा यूनिट है किलोवाट आवर। तो मुझे किलोवाट में लेने के लिए 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। कितना वाट होता है? 1000 वाट होता है। मतलब 100 वाट बराबर मेरा कितना हो जाएगा? 0.1 किलोवाट हो जाएगा। तो 0.1 मेरा किलोवाट इंटू टाइम कितना है मेरा? 6 आवर। ये तो एक दिन का हो गया, 20 डेज का। तो मेरा कितना हो गया? 6 दूनी 12, 0.1 इंटू 120। तो अगर मैं 0.1 का 120 में करूँगा तो 12 किलो वाट आवर मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरी कितनी एनर्जी कंजम्पशन होगी अगर मैं 100 वाट का पंखा 6 घंटे 20 डेज तक चलाता हूँ? तो 12 किलो वाट। अब यहाँ पर ये तो ठीक है, इतने यहाँ तक दे दिया सवाल। पेपर में ये भी दे सकता है कि मुझे ये 20 किलो वाट पर आवर यही इंटू आवर यही मेरी यूनिट होती है। ये 12 यूनिट मेरी कितनी बिजली लग गई? 12 यूनिट लग गई। तो पेपर में ये पूछ सकता है कि अगर 1 यूनिट का प्राइस सपोज उसने दे दिया कि 8 रुपये है, तो बताओ 20 दिन में बिजली का बिल कितना आएगा? तो आपको ऐसे यूनिट निकालने नहीं है और 12 इंटू 8 करके 96 रुपये आपका 20 दिन का बिल आएगा। तो इस तरह से आप बिजली का बिल भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको निकालना है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा देखो, डीपीएसपी से बहुत ज़्यादा सवाल आपसे नहीं बन रहे हैं पेपर में अगर हम सीजीएल वगैरह की बात करते हैं। लेकिन एक सवाल बताओ मुझे, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो किस आर्टिकल में? तो आप बोलोगे भैया 44 में है, बहुत अच्छे से आपने पढ़ाया हुआ है। और ये किसकी बात करता है? कौन से लॉज को रिप्लेस करने की बात करता है? तो ध्यान रखना, ये एक्स्ट्रा में लिख लो, ये रिलीजियस लॉ, मतलब ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको। रिलीजियस लॉ को रिप्लेस करेगा। अब रिप्लेस
रिलीजियस लॉ को रिप्लेस करेगा, जिसकी वजह से ये नहीं ला पाया है, क्योंकि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। जैसे हमारा हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ हो गया, उनको रिप्लेस करने की बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये एक्स्ट्रा में है। अब इसको ऐसा नहीं है कि वैल्यू नहीं देनी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैकुंठ शुक्ला वाज हैंग्ड बाय ब्रिटिश। बैकुंठ शुक्ला को 1934 में अंग्रेजों द्वारा किस जेल में फांसी दी गई थी, ये पूछा गया है। तो भाई ये बैकुंठ शुक्ला थे कौन, पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इनको फांसी कहाँ दी गई, क्यों दी गई, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो, बैकुंठ शुक्ला के, जैसे मैंने आपको जो लेक्चर में कराया है, या वन शॉट में लेक्चर में मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको इंडियन रिवोल्यूशनरीज के बारे में कराया है, लेकिन मैंने इनके बारे में नहीं कराया था, पेपर में सवाल बना है तो यहाँ पे इंक्लूड किया है, ठीक है। बैकुंठ शुक्ला, अगर हम इनकी बात करते हैं तो एक आपके ये कौन है, इंडियन रिवोल्यूशनरी है, भारतीय क्रांतिकारी थे, ठीक है, इंडियन रिवोल्यूशनरी। सबसे पहले तो आपको ये बात इनके बारे में पता होना चाहिए। अब ये इनको जो फांसी दी गई थी वो क्यों दी गई थी, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो एक इंसान था फणींद्र नाथ घोष, फणींद्र नाथ घोष। तो ये जो फणींद्र नाथ घोष था ना, इसको इन्होंने मार दिया था, असेसिनेट कर दिया था, किसने, बैकुंठ शुक्ला जी ने। फणींद्र नाथ घोष असैसिनेटेड बाय बैकुंठ शुक्ला, क्योंकि ये इंसान जो इंडियन रिवोल्यूशनरी थे, इंडियन क्रांतिकारी थे, भारतीय क्रांतिकारी थे, उनका विटनेस बन गया उनके खिलाफ, ठीक है। गवर्नमेंट अप्रूवर, मतलब उनके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गया था। तो बैकुंठ शुक्ला ने इनको गोली मार दी थी, इनको मतलब गोली मारी थी, एग्जैक्टली अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि कैसे इनको मारा था, ठीक है। शायद गोली ही मारी थी जितना मुझे याद आ रहा है, ठीक है। मतलब बेसिकली इनका असैसिनेशन कर दिया था, इनको मार दिया गया था। बाद में जब ये बैकुंठ शुक्ला को फांसी हो गई थी, और इनको फांसी होती है, एग्जैक्ट अगर कभी डेट पूछे तो 14 मई को इनको फांसी होती है 1934 में। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और ये इन्हें बिहार में फांसी हुई थी, गया सेंट्रल जेल थी। तो कहाँ पे फांसी होती है ये लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए, एट गया सेंट्रल प्रिजन में इनको फांसी होती है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ें इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डांगी डांस। डांगी डांस के बारे में आपको स्टेटमेंट कंसिडर करने कि कौन सा सही है, यहाँ पे कौन सा गलत है। तो डांगी डांस के बारे में देखो, ज़्यादा आपको याद नहीं रखना, बस ये ध्यान रखो कि ये डांगी आदिवासी कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है, आदिवासी कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, डांग डिस्ट्रिक्ट है गुजरात की, वहाँ पर ये किया जाता है। और आपका कैसा होता है, ग्रुप डांस होता है, और आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इट इज़ अ ट्राइबल फोक डांस परफॉर्म्ड बाय डांगी आदिवासी ऑफ डांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ अ ग्रुप डांस, तो ग्रुप में किया जाता है। परफॉर्म्ड मेनली फेस्टिवल्स एंड हार्वेस्ट सेलिब्रेशन, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो बोथ 1 और 2 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, What was the main objective of 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया। जो आपके 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ये आपको बताना है। तो देखो, टू प्रोटेक्ट इन्फेंट, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म। ओके, टू प्रोटेक्ट इन्फेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज नहीं, to reduce government control and integrate the Indian economy with the global market, to increase import substitution, to nationalize, सरकारी नियंत्रण को कम करना और भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार से जोड़ना। देखो, हमारे 7th 5 ईयर प्लान तक 1990 तक हम
क्या कर रहे थे, जो हमारी बाहर की कंपनीज थी ना, उनको एक तो आना इंडिया में आने की बिल्कुल परमिशन नहीं थी। ठीक है, आना भी तो बहुत ज़्यादा, उसके लिए क्या था कि लाइसेंस और बहुत सारी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत थी। हम इसलिए कर रहे थे ऐसा क्योंकि हमारी जो इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी, हमें उसे प्रोटेक्ट करना था। क्योंकि एक कंपनी आई थी जो हमारे देश पर, जिसने 200 सालों तक रूल किया था, फिर हम नहीं चाहते थे कि दोबारा से ऐसी कोई हालात हमारे देश में, सिचुएशन हमारे देश में ऐसी क्रिएट हो। ठीक है, लेकिन 1990 आते तक बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस होने लगा। पढ़ा दूँ क्या ये? लेकिन देखो, ये मैंने 1990 और इसके बाद का जो रिफॉर्म्स है ना, 1991 रिफॉर्म्स और आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, ये सब इकोनॉमिक्स के वन शॉट में कराया हुआ है बहुत अच्छे से। और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से मैंने एक भी सवाल ये गेम चेंजर सीरीज में इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने इकोनॉमिक्स के वन शॉट में कराया हुआ है। तो प्लीज़ ये कर लेना, मैं यहाँ पे करा के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो टू रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट का कंट्रोल रिड्यूस करने के लिए इंटीग्रेट द इंडियन इकोनॉमी विद द ग्लोबल मार्केट। आपको पता है एलपीजी रिफॉर्म किए गए थे। ठीक है, तो एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि बाहर की कंट्रीज आ सकती हैं, थोड़ा सा आसान बनाया गया उस चीज़ को। ठीक है, तो और जो लाइसेंस राज था उसको भी ख़त्म करा गया, गवर्नमेंट कंट्रोल भी थोड़ा कम किया गया, जिससे कि लोग अपना बिजनेस खराब कर पाएँ। और ये सब क्यों करा गया था? जब आप इकोनॉमिक्स का अगर आपने वन शॉट देखा है तो आपको पता होगा, और अगर आप थोड़ा सा भूल गए तो एक बार देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाद बाकी का कैसा लगा लेक्चर आप ज़रूर कमेंट करके बताना। और देखो, ये गेम चेंजर की अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप इस नंबर पर, इस सीरीज़ की आपको हिंदी में अलग मिलेगी, इंग्लिश में अलग मिलेगी। आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए कि सर, आप, हमारी टीम से आपको रिप्लाई मिलेगा कि मुझे पीडीएफ ग्रुप में ऐड होना है। आपको 299 पे करना होगा, एक क्यूआर भेजा जाएगा। विद इन 24 आवर्स आफ्टर पेमेंट आपको ऐड कर दिया जाएगा। उसमें गेम चेंजर सीरीज के डिजिटल नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। साथ में ये जितना भी आपको लिखा हुआ है, कहने का मतलब है जो नोट्स दिए जाएं, ये सब के नोट्स मिल जाएंगे आपको, जितना भी आपको यूट्यूब पे अर्जुन बैच में कराया है। इसके अलावा आपको एमटीएस में करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।